Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Very good morning to all of you listening this morning with आवाज़ प्रोग्राम में सबा अबड़ो तव्हां सभिनी खे भली कार चए थी। तव्हां जो प्रोग्राम आवाज़ टीवी ते तव्हां हमेशा लाइव सुबुह जो ॾिसंदा आहियो मंडे टू फ्राइडे ऐं उन खां पोइ सैटरडे संडे वीकेंड जा बि प्रोग्राम्स तव्हां ॾिसंदा आहियो हमेशा आवाज़ टीवी ते। आवाज़ टीवी जी हमेशा कोशिशि रही आहे त असीं तव्हांजे लाइ बहितर खां बहितरीन प्रोग्राम्स बहितर खां बहितरीन शख़्सियतूं तव्हांजे साम्हूं पेश कयूं। उन्हनि जा एक्सपीरियंस, उन्हनि जी ज़िंदगीअ जूं मिसालूं, कुझु लाहा चाढ़ा ऐं कुझु नवां तजुर्बा उन्हनि जा, जंहिंसां ज़िंदगी खे बहितर बणाए सघूं, कुझु सिखी सघूं, कुझु सम्झी सघूं। छो त सोचण ऐं सम्झण जी ज़रूरत आहे। जीअं असीं किथां खां किथे निकिरी वेंदा आहियूं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि असीं किथां आउटिंग ते वञूं था किरे ऐं पंहिंजी फैमिली खे वठी था वञूं ऐं उन खां पोइ उतां जा जेके तजुर्बा असांखे हासिलु थींदा आहिनि, असीं उन्हनि तजुर्बनि खे सिखण जी त कोशिशि कंदा आहियूं, पर उन्हनि खे पंहिंजे नज़रिए सां ॾिसंदा आहियूं। ऐं इंसान में इहा आहे, इहा नेचुरली शइ आहे त इंसानु हर शइ खे पंहिंजे तरीक़े सां ऑब्ज़र्व करण जी कोशिशि कंदो आहे। या वरी खणी ईअं बि चइजे त जंहिंजी जेतिरी सोच कमु कंदी आहे, जंहिंजो जेतिरो अकुलु कमु कंदो आहे, उहो ओतिरो ई सोचींदो आहे। कंहिंजी लिमिटेड सोच बि थी सघे थी। अगरि पाणीअ जो गिलास भरियल असांजे साम्हूं यानी कि अधु पियो आहे त असीं अॻे खां पुछंदासीं त हीउ पाणी जो गिलास तव्हांखे कीअं नज़र अची रहियो आहे, त हू चवंदा हीउ पाणी जो गिलास अधु ख़ाली आहे। पर ईअं न चवंदा त हीउ पाणीअ जो गिलास अधु भरियल आहे। अगरि अधु ख़ाली आहे त अधु भरियल बि त आहे। हर कंहिंजी थिंकिंग, हर कंहिंजो नज़रियो पंहिंजो आहे। ईअं ई जंहिं मुआशिरे में हिन वक़्तु असीं रहूं था उते AI जेतिरो बीट कयो आहे हर शइ खे, उहो कंहिंजे साम्हूं लिकल न आहे। असीं AI मां फ़ाइदा वठी सघूं था, फ़ाइदा वठूं बि था। असांजी जेकी यूथ आहे, जनरेशन आहे, AI जा खोड़ सारा कोर्सिस, बल्कि AI जूं डिग्रीज़ करे ऐं पाण खे थोरो फ़ाइदेमंद ठाहिण जी कोशिशि करे पई ऐं कजे बि, छो त वक़्त सां हलण जी ज़रूरत अॼु बि आहे। पहिरीं जे दौर में छा थींदो हो, जो रेडियो हो, असीं एतिरो न ॿुधोसीं, या वरी हिन वक़्त ताईं बि रेडियो क़ाइमु दाइमु आहे, सुठो कमु कनि था, फ्रिक्वेंटली कमु थिए पियो, पर उन में नित नवाण केतिरी अची वई आहे, केतिरा प्रोग्राम्स अची विया आहिनि। पहिरीं बि हूंदा हुआ, असीं आवाज़नि जे पोयां असांजा जेके वॾड़ा आहिनि उहे आवाज़नि जे पोयां दीवाना हूंदा त अॼु हाणे फलाणे जो आवाज़ु अचण वारो आहे, उन्हनि जो प्रोग्राम अचण वारो आहे। देन सडनली चेंज थी दुनिया आहे। उन खां पोइ TV असीं ॾिठीसीं, ब्लैक एंड वाइट TV, उन खां पोइ कलरफुल TV, उन खां पोइ VCR, पोइ CD जो ज़मानो, उन खां पोइ चेंजिंग ऐं एतिरी चेंजिंग अची वई आहे हाणे मोबाइल में असीं सभु कुझु ॾिसी सघूं था। बल्कि अगरि तव्हां वटि मोबाइल अहिड़ो सुठो टेक्नोलॉजी वारो आहे जो तव्हां उनखे भित ते बि हलाए सघो था ऐं तव्हांखे कंहिं TV जी ज़रूरत न आहे, यानी कि तव्हां वटि पूरो जो पूरो सेटअप लॻी वञे थो। ऐं हाणे त टीवियूं अहिड़ियूं बि आयूं आहिनि जेके भित में अंदरि हली वञनि थियूं, तव्हां ख़बर ई न आहे त हिते TV बि आहे। रिमोट दॿायो ऐं TV तव्हांजी ऑटोमेटिकली ॿाहिरि अची वञे थी। लाइट्स कीअं हलनि थियूं तव्हांखे सभिनी खे ख़बर आहे त रूम में एंटर थियूं था ऐं चऊं था त लाइट ऑन थी वञनि, दैन लाइट ऑन थियूं थी वञनि। एतिरियूं शयूं असां वटि चेंज थी वियूं आहिनि। ईअं ई सहाफ़त में बि खोड़ सारियूं शयूं चेंज थियूं आहिनि, सहाफ़ी चेंज थिया आहिनि, पर छा कलम जी लिखाई चेंज थी आहे? छा सच खे सच ॿुधायो थो वञे? इहो अॼु ज़रूरु असीं ॻाल्हाईंदासीं। बहितरीन सहाफ़ी असां सां गॾु आहिनि। उन खां पहिरीं मां ज़रूरु इहो चवंदमि त अख़बारुनि जी दुनिया अञा ताईं हले पई ऐं अलाह करे त इहा हलंदी रहे, छो त केतिरनि ई माण्हुनि जी रोज़ी हिन सां जुड़ियल आहे। असीं कॾहिं बि न चाहींदासीं त असांजा माण्हू, असांजी आवाम बेरोज़गार थिए। जिन हीअ बुनियादु विधी, इन अख़बार जी बुनियादु विधी ऐं एतिरी महिनत ऐं मुशक़त सां माण्हुनि ताईं ख़बर पहुचाइण जो हिकिड़ो वसीलो ठाहियो, केतिरा ई वसीला उन सां जुड़ियल आहिनि। पर हिन वक़्तु असीं ॾिसूं था त अख़बार बि असांजे मोबाइल में अची वञे थी। अख़बार जो एतिरो रुझान न आहे रहियो। कोई बि सहाफ़ी थियणु चाहींदो आहे, सहाफ़त जी दुनिया में क़दम रखे थो, पहिरीं त डिग्री न आहे, डिग्री न कंदा। पहिरीं अञा ताईं ख़बर न आहे त सहाफ़त जी डिग्री अलॻि थींदी आहे। मीडिया कम्युनिकेशन जी केतिरनि माण्हुनि खे ख़बर न आहे। दैन अचण खां बाद में चयो वेंदो आहे त न्यूज़पेपर पढ़ो, तव्हांखे सुठो एंकर थियणो आहे, तव्हांखे सुठो होस्ट थियणो आहे, तव्हांखे सहाफ़त में अचिणो आहे, तव्हांखे न्यूज़ पेपर एनी हाउ रीड करिणो आहे, कॉलम टू कॉलम पढ़णो आहे, केतिरा वर्ड्स आहिनि, केतिरियूं लाइनिंग्स आहिनि, तव्हांखे डीपली ख़बर हुजणु खपे। पर छा अॼोको सहाफ़ी, जेके हाणे असीं सहाफ़ी ॾिसूं था, हाणे वारी लड़ी ॾिसूं था, छा उहे सहाफ़ी उन्हनि खे ख़बर आहे त सहाफ़त थींदी छा आहे? एक्चुअली सहाफ़त चइबो छा खे आहे? बाद में उहो अचे थो त सहाफ़ी कमु कहिड़ो कनि था। हाणे
कमाइण जा तरीक़ा चेंज थी विया आहिनि, जल्दी जल्दी कमाइणो आहे, शॉर्टकट यूज़ करिणो आहे, तव्हां कुझु बि नथा थी सघो त तव्हां अची वञो मीडिया ते, पंहिंजो पेज ठाहियो ऐं माइक पकड़े सहाफ़ी थी वञो। छा इनखे सहाफ़त चइजे? पुछंदासीं पंहिंजे महिमान खां जेके बहितरीन सहाफ़ी रहिया आहिनि, हिन वक़्त ताईं सहाफ़त सां सलहाड़ियल आहिनि, 20 खां 22 साल हिननि जी सर्विस खे थिया आहिनि। गॾोगॾु खोड़ सारा फेमस बि आहिनि। हाणे मां अगरि तव्हांखे हिननि जो जल्दी जल्दी नालो ॿुधाईंदमि न त इहा ज़्यादती थी वेंदी, मां थोरियूं हिननि जूं शयूं ज़रूरु ॿुधाईंदमि। त एंकर पर्सन बि रहिया आहिनि, गॾोगॾु एंकर्स क्लब जा फाउंडर एंड प्रेसिडेंट बि आहिनि। असां सां गॾु सीनियर जर्नलिस्ट मौजूदु आहिनि अख्तर शाहीन रिंद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल के हमारे शो में आए, आवाज़ टीवी पे आए। बहुत सारी बातें करनी है जर्नलिज्म के हवाले से, बहुत सारे इश्यूज़ हैं आजकल। तो जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हम यकीन नहीं कर पाते कि सहाफ़ी है कौन, सच्चा सहाफ़ी है कौन। आप क्या कहेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस बात को कि आजकल का सहाफ़ी क्या समझते हैं, कौन है सहाफ़ी? पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने इस टॉपिक को आज चूज़ किया गुफ्तगू के लिए, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंट्रो दिया आपने। थैंक यू सो मच। इस मौजू पर, और बिल्कुल ऐसा ही है कि सहाफ़ी एक ज़माना था कि जब उसकी बहुत ज़्यादा कदर होती थी, उसका इज़्ज़त एहतराम होता था, लेकिन आजकल वो नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं, जिसमें कुछ रोल बहुत बड़ा सहाफ़ियों का ख़ुद का भी है, और फिर कुछ जब मीडियम्स चेंज हुए हैं, जैसे आपने ख़ुद ही बताया कि अखबार से सफ़र शुरू हुआ था, फिर टीवी आया, रेडियो पहले से मौजूद था, फिर उसके बाद अब डिजिटल आ गया, फिर उसके बाद अब सोशल मीडिया की जो लहर आई है जी। तो वो एक जो थिन सी लाइन अब बिल्कुल रह गई है, बहुत ही थिन सी, कि सहाफ़ी कौन है और सोशल मीडिया यूज़र कौन है। अब तो आप देखें, किसी को कोई भी मसला हो, गली मोहल्ले का हो, इदारे का हो, कुछ भी हो, वहीं पे वो मोबाइल ओपन करता है, फेसबुक पे जाता है, लाइव करता है, उसके बाद बंद करके चला जाता है। जी। तो अवामी इश्यूज़ पे भी इस तरह से होता है। तो सहाफ़त का जो टैग है बेसिकली, उसको बरकरार रखना नाउ डेज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जो एक्चुअली जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जेन्युइन सहाफ़ी, अब लोग सोच रहे होंगे वो किसको कह रहे हैं हम जी। और सहाफ़ी क्यों नहीं कह रहे, जेन्युइन सहाफ़ी क्यों नहीं कह रहे। तो सहाफ़त की एक डेफिनेशन है, वो शख्स जिसका ओढ़ना बिछोना या जिसके रोज़ी रोटी का ज़रिया न्यूज़ गैदरिंग हो और उससे मुतल्लिका जो फील्ड्स हैं वो हो, तो वो फुल टाइम जो ये काम करता हो, तो वो सहाफ़ी कहलाता। लेकिन अब आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं कि फुल टाइम भी अगर आप सहाफ़त कर लें तो आपका सर्वाइवल मुश्किल है जी। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। ज़ाहिर आपको फैमिली है, बच्चे हैं, उनके एक्सपेंसेस हैं, चीज़ें हैं। और मीडिया इंडस्ट्री के हालात ये हैं कि आज भी हम जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो बहुत सारे मीडिया के इदारे ऐसे हैं जहाँ लोगों को वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिली, जहाँ कई माह से लोगों को सैलरीज़ नहीं मिली। तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे और कैसी सहाफ़त करेंगे, क्या करेंगे उसमें। अब जो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, अब वो अगर कोई निशानदेही करे, कोई भी सहाफ़ी जेन्युइनली रिपोर्ट भी करे किसी एक्चुअल इशू को भी, तो बहुत माइंड करते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं। और ऐसी भी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि फिर उसकी सज़ा बाज़ औक़ात उन सहाफ़ियों को मिलती है, और एक आध स्टेप अगर और आगे चले जाएँ तो उनके इदारों को भी सज़ा मिलती है। अच्छा, इदारों को भी सज़ा मिलती है? जी बिल्कुल। तो ये भी इस तरह की एक नई सिचुएशन है। और जैसे आपने बताया कि सहाफ़त में अब तो सहाफ़त में भी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स आ गई हैं, जैसे बीट रिपोर्टिंग है जी। जैसे इसी तरह से प्रोग्रामिंग साइड पे भी अगर आप आ जाएँ तो करंट अफेयर्स के लोग अलग हैं, न्यूज़ कास्टर्स अलग हैं, इकॉनमी के शोज़ अलग हो रहे हैं, हेल्थ के शोज़ अलग हो रहे हैं। तो सब स्पेशलिटीज़ इसमें बन गई हैं। लेकिन बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, वो जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, एटलीस्ट वो तो होनी चाहिए किसी में भी। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं जी, तो मैंने 98 में जर्नलिज़म का आगाज़ किया था। उस वक्त मेरी अपनी क्वालिफ़िकेशन जस्ट मैट्रिक थी। अच्छा। 98 में। तो मैं जब इस फील्ड में आया, ज़ाहिर है कि एक रोज़गार के चक्कर में आया था। कोई मेरा एम्बिशन नहीं था जर्नलिस्ट बनना, या कोई ऐसा कोई विजन नहीं था जैसे आजकल के यूथ होते हैं, सोचते हैं कि हमने ये बनना है। कोई ऐसा नहीं था, बस रोज़ी कमाने में लगे हुए थे जी। तो मीडिया इंडस्ट्री से इस तरह से ताल्लुक़ जुड़ा। बस कंप्यूटर साइंसेस मैंने किया था, कंप्यूटर के कोर्सेज़ किए थे, कुछ टाइपिंग की थी, कंपोज़र की मेरी पहली जॉब थी। तो वहाँ से फिर स्विच किया, तो मैंने इंतखाब अखबार से स्टार्ट किया था एज़ ट्रेनी सब एडिटर। ओके। और फिर सब एडिटर, फिर वहीं सिटी एडिटर, फिर डिस्ट्रिक्ट एडिटर, इस तरह से फिर वहाँ से ग्रोथ होती गई। तो उस वक्त
एग्जैक्टली यही होता था कि हमें पता होता था कि अखबार के कितने कॉलम्स हैं। ठीक। 7 कॉलम है, 8 कॉलम है, लाइनिंग कितनी इवन है? कि लाइनिंग कितनी है। हमें ये भी पता था कि एक सुर्खी सिंगल कॉलम में कितने वर्ड्स होने चाहिए, डबल कॉलम की है तो कितने वर्ड्स होने चाहिए, और 3 कॉलम की है तो उसमें कितने, और लीड है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी जो जैली होती है उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए। ये सब हमने सीखा वहाँ पर सीनियर्स से, उनसे सीखा। मेरे जो उस्ताद हैं वो आसिफ राना साहब थे, उनका इंतकाल हो गया चंद रोज़ पहले, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम जहाँ मौजूद हैं वो उन्हीं की ट्रेनिंग का ही नतीजा है। और भी बहुत सारे फील्ड में उस्ताद मिले, जैसे मौला अली का कॉल है कि भाई आप किसी से कोई एक लफ्ज़ भी अगर आप सीखें तो वो उस्ताद बन वो आपको जाते हैं उस्ताद आपके। जी, का दर्जा हासिल कर लेता है। ये अलग बात है कि आप कमज़ोर हों और ना माने इस बात को, वरना अदरवाइज़ तो कोई आपको अगर कोई एक लफ्ज़ भी सिखा देता है तो वो आपको उस्ताद का दर्जा रखता है। तो उस वक्त मैट्रिक में था जब मैंने एंट्री दी इस फील्ड में, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एजुकेशन रोकी नहीं, क्योंकि एक विश थी, एक विल थी। और जब इस इंडस्ट्री में आए तो यहाँ के देखा कि भाई हम इसमें एक्सीलेंस कैसे हासिल कर सकते हैं जी। तो हमने फिर एजुकेशन जारी रखी, फिर इंटरमीडिएट किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया मास कॉम में, और अब जो है वो अभी भी स्टिल स्ट्रगलिंग फेज़ में है। तो अभी इंशाल्लाह आगे एमफिल करना है, फिर पीएचडी की तरफ जाना माशाल्लाह, है। यानी कि सीखना सिखाना दोनों जारी सारी है। Exactly. माशाल्लाह, आप सीनियर हैं। शाहीन अख्तर साहब जन असां सां नाज़िन मौजूद आहिनि ऐं वठूं था नाज़िन हिते नंढड़ो ब्रेक। तव्हां केरा न वञो, नंढड़े ब्रेक खां पोइ असीं वरी वापसि था अचूं मॉर्निंग विथ आवाज़ में। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक इन मॉर्निंग विथ आवाज़। ही प्रोग्राम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो लाइव आवाज़ टीवी ते। असां सां गॾु सीनियर एंकर पर्सन ऐं सीनियर जर्नलिस्ट शाहीन अख्तर साहब जन मौजूद आहिनि। शाहीन अख्तर साहब, जैसे आपने बात की कि मैं 1998 में आया, जब आप मैट्रिक में थे। उसके बाद देखिए उस टाइम में इतनी ज़्यादा सोच विचार नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और इस फील्ड में कहते हैं मीडिया की फील्ड में इतना पैसा भी नहीं है। क्या आपको घर वालों ने नहीं रोका कि कोई और जॉब कर लो, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कोई पैसे ही नहीं आ रहे? बिल्कुल सही बात है। असल में था ये कि जब जर्नलिज्म में मैं आया था तो उसके ऑलमोस्ट 4 साल बाद मेरी शादी हुई थी। तो हम लोग कंबाइन फैमिली में थे, पेरेंट्स के साथ रहते थे। तो उस वक्त भी गो के कमाने का स्ट्रेस था, लेकिन इतना नहीं था जैसे कि इंडिपेंडेंट एक फैमिली होती है और आपको उसको रन करना होता है। तो बहुत सारे लोगों को शायद ये जान के हैरत होगी कि जब मेरी जो जॉब स्टार्ट हुई तो मेरी जो पहली सैलरी थी वो थी 2,500 रुपये 98 में, और फिर वहीं पर 3,000 रुपये हुई थी। फिर 2 साल बाद ही मैंने स्विच किया था तो कायनात अखबार में मैं चला गया था, तो वहाँ पर भी 3,500 समथिंग सैलरी रही 2000 तक, सन 2002 तक ये सैलरी रही। फिर उसके बाद मैंने ख़बरें अखबार में स्विच किया जब, तो मुझे एक अच्छा एक जंप मिला और 6,000 रुपये मेरी सैलरी हुई। तो आप सोचें कि जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त मेरी सैलरी जस्ट 6,000 रुपये थी, और मतलब हैंड टू माउथ वाली ही सिचुएशन थी उस वक्त भी। लेकिन ये कि कोई ऐसे मतलब बड़े ड्रीम्स नहीं थे मेरे पर्सनली, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। बहुत सारे लोगों के होते हैं, ज़ाहिर रखने भी चाहिए, लेकिन मेरा कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बन जाएँ या बहुत ज़्यादा वो हो जाए। और उस वक्त बस एक शादी हुई थी नई 2002 में, तो उसकी ज़रा से इंगेजमेंट थी। लेकिन उस वक्त भी कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था कि जैसे पैसे जमा करना होता है या जी देखना होता है कि 6 महीने बाद या साल बाद हमारे पास कितने पैसे आएंगे, या हमने जैसे कोई घर लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, कुछ और चीज़ें करनी है। और वो ज़माना तो ऐसा था, उस वक्त हम पैदल ही थे जी, और ऑफिस आना जाना भी ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुआ करता था। तो उसके बाद से फिर जब ख़बरें के बाद से मैं गया तो फिर PTI न्यूज़ एजेंसी में गया, NNI में गया, काफ़ी सारी जगहों पे मैंने काम किया। और इस दौरान आई थिंक 2004 में मैंने जियो में अप्लाई किया था, और जियो पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल पहला था, ज़ाहिर 2002 में वो आया था। तो अप्लाई करके फिर मैं भूल गया था, फिर PTI में अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी। तो मुझे कोई 6-8 महीने बाद जाके कॉल आई जियो से, जब मुझे याद ही नहीं था कि अच्छा मैंने CV दिया हुआ जी। तो इस तरह से टीवी का जो मेरा कैरियर है वो 2005 में स्टार्ट हुआ था, और जियो से ही स्टार्ट हुआ था। जियो वॉज द फर्स्ट चैनल। तो फिर हम ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में आ गए जी। जब ब्रॉडकास्ट में आ गए तो ऐसे लगा कि
सारा कैरियर जो है ना वो ज़ीरो हो गया, अब फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना फिर जीरो से स्टार्ट करना है। है। बिल्कुल, तो वो एक चैलेंज जैसे कि हर नए इदारे में एक होता है कि आपको फिर अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि जी आप क्या हैं, आपके स्किल्स हैं भी कि नहीं हैं। पता चला इदारा तो इसी शशोपंज में होता है कि हमने किसी गलत बंदे को तो नहीं हायर कर लिया जी। पता चला बाद में मुसीबत ही हमारी बन जाए। और एक और चीज़ जो मैं अपने जूनियर्स को भी बताना चाहूँगा और मास कॉम के स्टूडेंट्स को भी, जब मैं जियो में आया तो वहाँ पर फजल महमूद साहब हमारे असाइनमेंट डेस्क पे होते थे एडिटर, तो वो हमें इतना दौड़ाते थे रोज़ाना, मतलब आप जो समझे कि मैं डेली की 10, 12, 15 तक न्यूज़ फाइल करता था। अच्छा। उसमें OC वीडियोस भी होते थे, उसमें प्रेस रिलीज भी होती थी चीज़ें, तो उस वक्त बहुत बुरा लगता था। और मतलब हम उन्हें ज़ाहिर मुंह पे नहीं कह सकते थे, सीनियर थे, लेकिन एक दिल में सोचते थे कि यार दौड़ाते ही रहते हैं हर वक्त, बस बैठने का एक सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ और जहाँ मुझे वो मिलते हैं मैं उनको थैंक्स भी करता हूँ और उनको रिमाइंड कराता हूँ कि आपने अगर हमें नहीं दौड़ाया हुआ होता तो हम इतना कुछ सीख नहीं सकते थे। सही, जो डाइवर्जन है, जो डाइवर्सिटी है मीडिया की फील्ड में इट्स नॉट ओनली द केस कि बस सिर्फ आप रिपोर्टिंग ही कर रहे हैं और रिपोर्टर ही हैं, लेकिन उसके साथ और भी चीज़ें आपको करनी होती हैं। और ख़ासतौर पे जियो में जब मैं रहा तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। वैसे मेन बीट मेरी हेल्थ रही है स्टार्टिंग से, जो फील्ड में जो लोग मुझे ज़्यादातर जानते हैं वो हेल्थ रिपोर्टर के तौर पे जानते हैं, और उसमें हेल्थ में हमने बहुत सारा काम किया। तो पता चला जब हेल्थ की रिपोर्टिंग स्टार्ट की तो पता चला कौम की सेहत ऐसी क्यों है। उसकी क्या वजह है ये तो आप हमें बताएंगे, आज राज खोलेंगे ये कि कौम की हेल्थ ऐसी क्यों है, क्यों रोते रहते हैं। वाकई में ये तो कोई सवाल बनता है, क्योंकि हम डॉक्टर से भी पूछते रहते हैं कि इतना फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, पाकिस्तान के लेवल पे काम हो रहा है, मशीन्स इतनी अच्छी हैं, सर्जन्स हैं हमारे पास, फिर भी आवाम परेशान क्यों। देखिए, एक बात तो अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि वाकई में गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ सेक्टर में काफ़ी आगे है बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है किसी पार्टी से या कोई हमदर्दियाँ नहीं है, लेकिन हमने जब रिपोर्टिंग में देखा बहुत सारी चीज़ें, तो सिंध वाज द फर्स्ट प्रोविंस जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। लेट्स से रोबोटिक सर्जरी, लेट्स से गामा नाइफ, लेट्स से साइबर नाइफ, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो सिंध ने इंट्रोड्यूस कराई। तो इस हिसाब से ये वाला एक अच्छा पार्ट। ठीक। सेकेंड थिंग इज़ कि बजट भी गो के कम है। ज़ाहिर है कि जब 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ एजुकेशन भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया था, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्पेंडिंग बढ़ाई है। जैसे कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटर जो 3 बड़े अस्पताल हैं, जिना हॉस्पिटल, NICVD, NICH जो बच्चों का बड़ा अस्पताल है, जब ये सिंध गवर्नमेंट के पास आए तो फिर ज़ाहिर इन्होंने ही उसको एक्सपेंडिचर उसका देना था, इन्होंने ही ऑपरेट करना, जो कि उन्होंने दिया भी जी। लेकिन आपका जो सवाल कि फिर कौम अभी तक बीमार क्यों है जी, और इलाज क्यों नहीं प्रॉपर हो रहा, देखें उसके पीछे जो पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं, और जो हमने देखा वो भी है कि हमारे यहाँ जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद तो है, दुनिया का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हमारे पास डिस्पेंसरीज भी हैं जी, बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी हैं हमारे पास, रूरल हेल्थ सेंटर्स भी हैं हमारे पास, तालुका हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, फिर उससे आप आ जाएँ ऊपर आ जाएँ तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, लाइक जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो हॉस्पिटल्स अटैच हैं। लेकिन यहाँ इसमें जो सबसे बड़ी ख़राबी है वो ख़राबी ये है कि सबसे पहले हमें तवज्जो देनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ पे, फिर देनी चाहिए सेकेंडरी हेल्थ पे, फिर टर्शरी केयर हेल्थ पे। इसका मतलब ये है कि अगर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार कोई मामूली चीज़ हो तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे उसका इलाज होना चाहिए, ठीक, लाइक के डिस्पेंसरीज़ पे ही उसका इलाज हो जाना चाहिए। ठीक है। आपको बड़े अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह उससे ज़्यादा मसला है तो वो डिस्पेंसरी वाला डॉक्टर ही रेफ़र करे आपको BHU में, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ इलाज अगर नहीं है तो फिर आप RHC में जाएँ, वहाँ भी नहीं है तो फिर आप ऊपर THQ जाएँ, फिर DHQ जाएँ और फिर जाके टर्शरी केयर में जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक तो जो स्पेंडिंग है बजट की वो बिल्कुल ही उलट है। सबसे ज़्यादा बजट हमारा टर्शरी केयर पे है। अच्छा, जो कि होना ये चाहिए कि ज़्यादा बजट हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर पे होना चाहिए, ताकि बीमारी वहीं की वहीं बेसिक इनिशियल स्टेजेस पर ही आप उसे वहीं पकड़ लें, वहीं रोक लें, वहीं उसका इलाज कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पर मरीज़ किसी भी एक बड़ी बीमारी में जब आता है तो वो कई कई महीने और बाज़ औक़ात कई साल घूमता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। उसको ना कोई ठीक से बताता है, ना कोई ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम है, ना कोई हमारे पास ऐसी कोई पेशेंट की रजिस्ट्री है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपने अगर किसी जगह मोहल्ले में दिखाया, क्लिनिक में दिखाया या गवर्नमेंट की भी अगर फैसिलिटी में आपने दिखाया है, आपका रिकॉर्ड ही नहीं है जी। मतलब यही वजह है कि आपने अगर आपका अस्पतालों में जाना हुआ हो, आपने देखा होगा कि हर मरीज़ अपने साथ 2-4 थैले पकड़ के घूम रहा होता है। बिल्कुल यही है। उसमें उसकी फाइलें, फलां टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो अब वक्त है कि अब डिजिटाइज़ करना चाहिए चीज़ों को, जहाँ गवर्नमेंट उससे इतना फोकस कर रही है, तो हमें हेल्थ सेक्टर को भी ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली डिजिटाइज़ कर देना चाहिए। जितने भी लोग रहते हैं सिंध में, उन सब का डेटा डिजिटाइज़ होना चाहिए, NIC के साथ उसकी ट्रैकिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ, आप आखान में जाएँ, आप साउथ सिटी में जाएँ, लियाकत में जाएँ, कहीं जाएँ, वो MR नंबर एक आपको इशू करते हैं, जो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, मेडिकल रिकॉर्ड का नंबर होता है। तो आप जब अगेन विजिट करेंगे, फॉलोअप करेंगे, तो आपकी पूरी हिस्ट्री उनकी स्क्रीन पर आ जाएगी आपको। तो इस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं, जहाँ इतने पैसे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो ये वाली चीज़ भी होनी चाहिए। अब आप देखें, नज़ला ज़ुकाम का पेशेंट भी आपको सिविल अस्पताल में मिलेगा, बिल्कुल मिलते हैं, और ज़रा सा पेट में दर्द है, कुछ है, तो जिना अस्पताल में आपको मिलेगा। और एक और चीज़ देखिए, हमारे इन अस्पतालों में बर्डन बहुत है, उसकी एक वजह भी यही है कि पेरिफेरीज में वो फैसिलिटीज़ ऑपरेटिव नहीं है। अच्छा, बिल्डिंग है जी, सामान है, लोग हैं, लेकिन 24 घंटे हम चलाते नहीं हैं। लेट्स से कि आप अगर कराची की मैं आपको मिसाल दूं, तो कराची में बड़े अस्पताल आपने 4 ही नाम सुने होंगे। अब्बासी शहीद आपने सुना होगा, सिविल, जिना, NICH, NICVD, 5 हॉस्पिटल बड़े। लेकिन इसके अलावा भी शहर में 6 सिंध गवर्नमेंट के बड़े अस्पताल हैं। ओके, बड़े से मुराद 200 बेड वाले भी हैं, 100 बेड भी हैं, 200 बेड भी हैं, और कुछ में से ज़्यादा भी हैं। लेकिन वहाँ इशू क्या है कि वो 9 to 2 की वहाँ टाइमिंग है, बस उसके बाद 2 बजे ताले बंद। जैसे चमड़ा हॉस्पिटल है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन 2 बजे तक तो ही होता है जी, बंद हो जाता है। और इसी तरह से जो ये 6 हॉस्पिटल मैंने आपको बताए हैं, ये शहर के पेरिफेरीज में बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े नामवर अस्पताल हैं। वहाँ पे अगर कहीं चलता भी है तो बराए नाम इमरजेंसी सर्विसेज 24 घंटे चलती है, लेकिन वहाँ भी अगर कोई ज़्यादा चोट भी किसी को लग जाए, कोई इस तरह की इमरजेंसी, तो वहाँ भी रेफ़र टू अब्बासी, रेफ़र टू सिविल, रेफ़र टू जिना। लोग काम नहीं करते। मेरे ख्याल में फ़ंडिंग का भी इतना अगर इशू ना भी अगर फ़ंडिंग बढ़ाई जाए, तो जो फंडिंग अवेलेबल है उसकी जो यूटिलाइजेशन है, सिंध में जो सबसे बड़ा मसला नज़र आता है वो है बेड गवर्नेंस का। यू मीन टू से देयर इज नो चेक एंड बैलेंस इन Yes. एनी हॉस्पिटल? यस, मोस्टली। अच्छा देखिए, हायरकी पे डिपेंड करता है। जैसे मिनिस्टर साहिबा हैं, डॉक्टर अजरा साहिबा, अच्छा, पेचो साहिबा, वो हैं, तो लगता ये कि उनको या तो बताया नहीं जाता सही से, या वो खुद देख नहीं पाती। इतने साल हो गए उनको मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स में। परमानेंटली नहीं मिलती उनको कि क्या हो रहा है, कौन से हॉस्पिटल में किस चीज़ की कमी है? मेरे ख्याल में होगा तो ज़रूर कोई सिस्टम, ज़ाहिर है DG हेल्थ वहाँ बैठा हुआ है, सेक्रेटरी हेल्थ बैठा हुआ है, और अफसरान बैठे हुए हैं, वो मैडम को बताते तो होंगे या बताना तो चाहिए। लेकिन मैडम इतने सालों से हैं, आप देखें कि हेल्थ के सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। देखें, बहुत सारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो सिंध गवर्नमेंट उसको क्लेम करती है, इधर NICVD हो या चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन हो, JPMC हो, सिविल, इनमें बहुत बड़ा रोल जो है वो NGO सेक्टर्स का है जी। NGO सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, जो फंडिंग ला रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी फंड करिए, लेकिन उससे ऑलमोस्ट बहुत सारा एक जो पार्ट है वो NGO सेक्टर से भी आ रहा है। तो गवर्नमेंट चलें क्रेडिट ले रही है, ठीक है, आप ले लें, अच्छी बात है, आप भी उसमें शामिल हैं। लेकिन जो बाकी हॉस्पिटल, क्या पूरे सिंध में सिर्फ 3 ही अस्पताल हैं क्या जिन पे आप फोकस करें? तो बाकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको कौन देखेगा? मैंने नहीं सुना कभी कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा किसी BHU पे गई हूँ, विज़िट किया हो, कभी RHC का कभी उन्होंने विज़िट किया हो, कभी कहीं डिस्पेंसरीज पे चली गई हूँ, मैंने नहीं सुना। चले, पूरा सिंध है, उनके लिए मुश्किल है। तो कराची जैसे शहर में भी KMC मौजूद है। KMC की कोई 125 से ज़्यादा डिस्पेंसरीज हैं, जिनके हेड मेयर साहब हैं, बैरिस्टर मुर्ज़ा साहब। उन्होंने भी कभी जहमत नहीं की कि वो जाके उस सिस्टम को देखें, चेक करें। डिस्पेंसरीज में भी यही हाल है, वही 9 to 2 वाली बात है। तो डिस्पेंसरीज एटलीस्ट वहाँ 24 आवर्स क्यों नहीं आप फंक्शनल करते, या कुछ सेलेक्टिव एटलीस्ट हर UC में कोई एक तो होनी चाहिए ना फैसिलिटी, कि आपको 24 घंटे में, अब तबीयत तो कभी भी ख़राब हो सकती है जी। बच्चे की, बड़ा है, बुज़ुर्ग है, उसको कोई मसला है, तो वो कहाँ जाएगा? उसके में एक ही है कि वहाँ वो चाहे इब्राहिम हैदरी से उठेगा तो भी जिना पहुँचेगा, न्यू कराची से आएगा तो भी बासी सिविल पहुँचेगा, जिना नेसेसरी है हमारे लिए। कहीं भी, मतलब कहीं भी। तो सिर्फ 3 अस्पतालों के अलावा लोगों के जहन में कोई दूसरा नाम नहीं है। उसकी वजह ये ना कि आपने जो उसकी गवर्नेंस है वो बेहतर नहीं रखी हुई। बेड गवर्नेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिन पर मिसमैनेजमेंट के, एम्बेजलमेंट के, करप्शन के एलिगेशंस हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरीज़ हैं, फिर भी बैठे हुए हैं, फिर भी अपनी पूरी सर्विस करते हैं मज़े से, आराम से, और रिटायर होकर चले जाते हैं। तो कहाँ है चेक एंड बैलेंस? पाकिस्तान है शाहीन साहब, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान है ये। नाज़रीन, नंढड़ो ब्रेक वठंदासीं, केॾा न वञो। ब्रेक खां पोइ वरी वापसि था अचूं, ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो हिते ई कंटिन्यू कंदासीं।
ભરીકાર નાસીન ભરીકાર બરબી હર મોર્નિંગ વિથ આવાઝ પ્રોગ્રામ में असांजो प्रोग्राम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो लाइव आवाज़ टीवी ते सीनियर जर्नलिस्ट जेके हेल्थ इशूज़ ते ॻाल्हाए रहिया हुआ असां सां शाहीन अख्तर साहब जन मौजूद आहिनि सहाफ़त जी ॻाल्हि बि कंदासीं हेल्थ जूं ॻाल्हियूं बि आहिनि सहाफ़त की हम अगर थोड़ी दोबारा से बात कर लें शाहीन अख्तर साहब आजकल का सहाफ़ी क्यों होना चाहता है मैं कुछ वजूहात बताती हूँ आपको और फिर उसके बाद आप ऐड कीजिएगा या फिर उनको करेक्ट कीजिएगा सहाफ़ी बनने की पहली वजह है शोहरत पैसा और दूसरी वजह है कि हमें कुछ मिनिस्टर्स भी पहचान लें और कुछ हो जाए हमारा दूसरा प्रेस क्लब का अगर हम मेंबर बन जाएंगे प्लॉट श्लॉट तो मिल ही जाएगा तो क्या है करेक्शन कर दें प्लीज़। देखिए सूरत हाल ये कि इस ज़माने से पहले और हम लोग फॉर्चुनेटली वाली जनरेशन है जो 80s वाले हैं ना हमने बहुत सारे आप ये समझे कि हमने खिताबत वाला टाइम देखा है जब अखबार में सुर्खी जो है वो कातिब बनाया करते थे जी लिखा करते थे फिर उसके बाद कंप्यूटर पे सारा कुछ होने लगा और चीज़ें हुई अब फिर डिजिटल मीडिया के और एआई के दौर में हम आ गए तो उस वक्त जो है वो सहाफ़त एक पैशन होता था सहाफ़त एक तहरीक की तरह होता था कि आप माशरे में कोई भी चीज़ आप अगर देखते थे लेट्स से कोई भी गलत काम कोई गलत चीज़ या कोई मसला इवन कि आपको नज़र आता था या कोई इलीगैलिटी आपको नज़र आती थी तो आपके दिल में एक फ़ौरन होता है कि यार इसको रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक क्यों? फॉर द सेक ऑफ सोल्यूशन कि आप रिपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट नोटिस लेगी फिर उस मसले को हल करेगी और चीज़ें इस तरह से होती रही हैं माजी में चीज़ें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पिछले अगर आप कोई 15 साल से देखें तो हमने ये मुशाहिदा किया है कि उन 15 सालों में ऐसी खेप एक उतर आई है मीडिया की इंडस्ट्री में कि जिनका जो टारगेट होता है ना वो होता है डिफेंसिव बंगला लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी ठेके पकड़ना और ये चीज़ें करना और प्रेस के कार्ड को एक्सप्लॉइट करके और पीआर बना के लोगों से और काम निकालना। अब ये वाली खेप जो है ज़्यादा है और इसमें एक खेप और भी है जिसे हम पैराट्रूपर्स कहते हैं जी और माजर के साथ एंकर्स में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो राइट लेफ्ट घूमते रहते हैं। चीज़ें होती हैं कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है जिनकी कोई जर्नलिज्म की क्वालिफिकेशन नहीं है और अफसोसनाक बात यह कि वो सीखना भी नहीं चाहते सीखना ही नहीं चाहते आ गए हैं तो भाई सीख लो कुछ एथिक्स पढ़ लो कुछ चीज़ें कर लो लेकिन वो भी नहीं है। बहुत से लोगों के बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर से बैकग्राउंड है उसका किसी का एजुकेशन से किसी का कुछ है और इसमें एक कैटेगरी स्टिल अब भी है गो के इस पर काफ़ी इसको रोकने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से वैसे भी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी बहुत सारे इन द गाइज ऑफ जर्नलिज्म काम कर रहे हैं चल रहे हैं अपनी नौकरी नहीं करते अपनी ड्यूटी नहीं करते और या फिर डबल पक्स के चक्कर में कि तनख्वाह वहाँ से भी आ रही है मीडिया में आ गए यहाँ से भी तनख्वाह आ रही है तो जर्नलिस्टों का इसीलिए तो दिन ब दिन बुरा हाल होता जा रहा है कि जो एक्चुअल डिज़र्विंग जर्नलिस्ट हैं जो स्किल्ड हैं जो स्किलफुल हैं उनके लिए तो अब किसी इदारे में जगह बची नहीं है। सही ठीक है सारे इदारों में या तो आपको सिफारिशी चाहिए या दूसरी तरह से कि आपको खुश करने वाला चाहिए बॉसेस को हर वक्त पैम्पर करने वाला चाहिए चीज़ें करने वाला चाहिए या ये कि तोहफे तहफ़ देने वाले लोग चाहिए ज़्यादा। इसका अंदाज़ा मुझे जब मैं जियो से स्विच किया मैं गया तो मुझे उस वक्त इस बात का अंदाज़ा हुआ। जियो के ज़माने में ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग होते हैं मतलब बिहेवियर वाइज नहीं लेकिन अदरवाइज़ एक बड़ा एक कॉलर होता था कि यार हम अपना काम हम पूरा कर रहे हैं रिपोर्टिंग में जैसे होता है तो इवन कि हम बॉस को सलाम करने भी नहीं जाते थे। अच्छा अपने टाइम पे ना हमें बड़ा जोम होता था कि भाई हमने काम पूरा कर दिया ना देखिए कोई खबर मिस तो नहीं है ना आपको मिल गई ब्रेकिंग भी दे दी आपको खबर भी फाइल कर दी पैकेज भी डाल दिया ऑफ हो गया अब हम जा रहे हैं अल्लाह हाफ़िज़। मतलब असाइनमेंट डेस्क तक ही का ताल्लुक होता था उससे ऊपर एमडी क्या कर रहे हैं डायरेक्टर न्यूज़ क्या कर रहे हैं कंट्रोल न्यूज़ क्या कर रहे हैं कभी हो गई सलामत तो हो गई वरना अदरवाइज पर्पसफुली नहीं जाते थे कि जाएँ कि शक्ल दिखाएं सर अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम ये काम हमने कभी नहीं किया। लेकिन जब जियो से जाना हुआ तो फिर ये रियलाइज़ हुआ कि हम भी बड़े बेवकूफ़ थे शायद हम भी ये काम करते तो आज हम भी कहीं DNCN लेवल पे होते या किसी हो सकता है कि चैनल के मालिक भी बन के बैठे होते तो आजकल के टाइम में लेकिन ऐसा है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जाहिर है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं अगेन बहुत सारे अभी भी लोग जनरली मौजूद हैं जो मेरिट पे काम करते हैं मेरिट पे चीज़ें करते हैं उनसे माजरत के साथ लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं चीज़ें। तो अब जाहिर है जब आप ऐसा करेंगे तो स्टैंडर्ड क्या रहेगा मतलब आपका जो ब्लू आइड एक पर्सन है अगर वो जर्नलिस्टिक उसमें स्किल्स नहीं है उन एथिक्स के साथ काम नहीं करता वो नॉर्म्स के साथ काम नहीं करता तो आउटपुट उसका क्या आएगा। और डेफिनेटली फिर आपको भी थोड़ा सा आंख बचानी पड़ेगी कि यार ये तो मेरा अपना बच्चा है ठीक है इसको जाने दो। तो इस वजह से भी हमारे अब सबसे बड़ा पता है नुकसान क्या हुआ सबसे बड़ा नुकसान इस चक्कर में ये हुआ है कि अवाम ने
सहाफ़ियों पर ट्रस्ट करना ख़त्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसी के नतीजे में आप देखें कि चैनल्स की टीआरपीज़ कहाँ से कहाँ चली गई हैं। जी। पहले जो चैनल्स होते थे कि बहुत आप ज़रा सा बस आप लाइव आएँ और फ़ोन कॉल की लाइन लग जाती थी, लोग देखते थे और डिस्कशन होता था। आपके भी शोज़ में लोग बता रहे हो, हाँ मैंने फ़लाँ शो देखा था आपका, आप ये बात करिए। अब ऐसा बहुत कम देखने में आता है। जी। होगा लेकिन बहुत कम देखने में आता है, इसलिए कि कुछ पॉलिसीज़ हैं स्टेट की, गवर्नमेंट की, इदारों की कुछ पॉलिसीज़ भी हैं। तो अब इदारे ख़ासतौर पे मेन स्ट्रीम चैनल्स जो हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया, वो इरेलेवेंट हो गए हैं पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक की बात नहीं करते। जी। ये तो थैंक यू, आप बैठी हैं और कुछ अवामी अंदाज में बात हो रही है और अवामी इशूज़ पे बात हो रही है, वरना अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? पॉलिटिक्स से ही आपकी जान नहीं छूटती, फिर क्राइम है, फिर वैसे इंटरनेशनल हालात देखें, वॉर में हम रह रहे हैं जी। और वॉर जारी है। तो जब हम आवाम की बात नहीं करेंगे तो आवाम देखेंगे क्यों? आप बताइए, हमें क्यों बिल्कुल। सुनेंगे, हमें क्यों क्यों सुनेंगे? देखेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात और है। फिर जब हम जेन्युइन बात नहीं करेंगे, अच्छा हम बात तो करें लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं करें, जेन्युइन बात नहीं करें, हम किसी का माउथ पीस बने हुए, जी। किसी इदारे का, किसी पार्टी का, किसी वजीर का, किसी मुशीर का, तो फिर भी क्यों सुनेंगे? अब लोग इतने पागल नहीं रहे ना। जी। अब सोशल मीडिया के आने के बाद, डिजिटल मीडिया और फिर एआई के आने के बाद लोगों की एजुकेशन का लेवल बहुत हाई हो गया। अब बच्चे को भी पता है, आप ज़रा सी बात जो आप बोलिए वो उससे मोबाइल उठाएगा, गूगल करना शुरू कर देगा। जी बिल्कुल। आपने बात की है तो सही है, वहीं निकल आएगा। सच और झूठ का तो अब आवाम खुद बिल्कुल ही निचोड़ निकाल के ना वो कर देते हैं। तो हम तो बस ऐसी स्क्रीन को किल करने के लिए बैठ जाते हैं। सही। और ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। अच्छा शाहीन अख्तर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट आजकल हमें काफ़ी नज़र आ रहे हैं एक्टिव। ऐसे नहीं कि आप लोग पैकेजेस दे देते हैं, रिपोर्टिंग कर लेते हैं और फिर बस। अब इश्यूज़ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डायरेक्ट आप टीवी पे आकर बता रहे हैं, ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। चाहे कितने भी आप सीनियर हो जाएं, लेकिन आजकल हमें सीनियर्स ही नज़र आ रहे हैं। क्यों? दूसरों को मौका क्यों नहीं मिल रहा? दूसरों को क्यों नहीं सिखाया जाता? जो जूनियर्स हैं उनको क्यों नहीं आगे लाया जाता? मैं ही बैठूंगा, क्यों हो गया ये? आप सही कह रही हैं, ऐसा भी है बहुत सारी सूरतों में। और ख़ास तौर पे जब अगर आप जर्नलिज़म के इंस्टीट्यूशंस की बात करें, फॉर एग्जांपल आप जर्नलिस्ट बॉडीज़ की अगर आप बात करें तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि जो सीनियर्स लोग हैं वो जूनियर्स के लिए स्पेस छोड़ने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। वो शायद ये समझते हैं कि उनसे ज़्यादा बेहतर कोई, किसी को आता नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, या उनसे ज़्यादा बेहतर उस जगह को कोई चला नहीं सकता। जो मेरे ख्याल में ये भी सोचना उनका दुरुस्त नहीं है। यंगस्टर्स को भी मौका देना चाहिए। और ज़ाहिर है कि ये जो ट्रेनिंग का, सीखने का जो प्रोसेस है, इससे ये प्रोसेस रुक जाता है। जी। अगर आप सीट नहीं छोड़ेंगे, किसी को मौका नहीं देंगे, चीज़ें नहीं देंगे, तो विच इज़ वेरी बैड और विच इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए और यंगस्टर्स के लिए मौके होने चाहिए। और ऑन अदर हैंड मैं देख रहा हूँ कि टीवी चैनल्स में ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को मौके मिल रहे हैं। हमारे अपने एक्सपीरियंस में ये बात है कि यंगस्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे फील्ड में आए हैं, चीज़ें हुई हैं। ऑन अदर साइड बहुत सारे सीनियर से बात होती है तो सीनियर्स के कुछ शिकवे इस तरह के हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई अब चैनल्स मालकान सीनियर्स को जॉब देने के लिए तैयार ही नहीं है। जी। इसलिए कि वो कहते हैं कि सीनियर्स आप इतने सीनियर हो गए कि हम आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब आप इतने सीनियर बंदे को हम रखें, इतने सीनियर हो गए हाँ, कि आप पैसे ही ज़्यादा मांगेंगे। अब जाहिर है कि अगर अब जैसे मुझे 28 साल हो गए जी फील्ड में ना, तो मैं भी कुछ रिजर्व करता हूँ अगर मुझे काम आता है कि मुझे सैलरी तो मिलनी चाहिए ना, एक रीज़नेबल सैलरी। अब महंगाई के तनासुब से रीज़नेबल सैलरी मतलब 2.5-3 लाख रुपए से कम क्या होगी कि जिसको अपनी फैमिली भी देखनी है, घर भी चलाना है, आपको पेट्रोल भी डाल के आना जाना है, आपके सरकारी गाड़ी तो है नहीं, किसी वज़ीर की दी हुई गाड़ी भी नहीं है, बंगला भी सरकारी नहीं है, कोई ठेकेदार आपको घर बना के भी नहीं दे रहा है, सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। तो फिर उसमें रहते हुए आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? तो उसके नतीजे में ये है कि अब जहाँ एक सीनियर को रखना है, अगर उसको 2 लाख रुपए देने पड़ने तो चैनल बोलता है जूनियर्स को रख लें 30-30 हज़ार में, 40-40 हज़ार में, वो 3-4 बच्चे नए यंग पकड़। अच्छा, इसमें उन बच्चों को कसूर नहीं है, उनको भी तो अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, लेकिन वो एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर जी चैनल मालकान, ओनर फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर ड्यूटी शिफ्ट आवर्स भी नहीं ऑब्जर्व करते, तो इस तरह से लंबा सिलसिला चलता रहता। तो ये वाइस वर्सा एक चीज़ है। उसकी मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह ये है कि जर्नलिज्म जो है ना, वो एक रेगुलेटेड प्रोफेशन नहीं रहा है। अगर आप दुनिया में देखें जहाँ भी जर्नलिज्म प्रैक्टिस की जाती है, जैसे आपने इंट्रो में बात की थी, आजकल तो हर आदमी इसका मोबाइल है, उसने एक माइक पकड़ा, माइक लगाया और वो सहाफ़ी बन गया, कहीं भी खड़ा हो गया, किसी प्रोग्राम में घुस गया। बिल्कुल, मतलब कोई मैनर्स नहीं है उसमें। उसकी वजह है कि आवाम समझते हैं कि शायद वो सहाफ़ी है, कोई सहाफ़ी आ गया, किसी चैनल का नुमाइंदा, हालांकि वो नुमाइंदा नहीं होता, वो ऐसे ही एक
इररेलेवेंट आदमी होता है जो जिसको बस शौक है स्क्रीन पर आने का, वो माइक उठाया, उसने लोगो बनवाया और वो शुरू हो गया, चीज़ें कर ली। तो मैं ये पर्सनली समझता हूँ और चाहता हूँ, इसके लिए मैंने कुछ सीनियर से भी बात की है कि पाकिस्तान में लाइक अदर प्रोफेशनल्स, जैसे देखिए आप डॉक्टर अगर कोई बनता है तो आप विदाउट लाइसेंस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप लॉयर बनना चाहेंगे तो आपको लाइसेंस लेना होगा, आप इंजीनियर बनना चाहेंगे आपको लाइसेंस लेना होगा। तो सहाफ़त में क्यों नहीं, मैं ये समझता हूँ होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो ना हो, इंडिपेंडेंट हो, जो भी इसका एक फॉर्मेट हो, फार्मूला हो। देखिए किसी भी और कंट्री में आप बगैर लाइसेंस के आप सहाफ़त तो नहीं कर सकते। सही। आप मुझे बताएं कौन सा कंट्री ऐसा है? क्या आप यूएस में जाके ऐसे खड़े होकर बाइक लेके कर सकते हैं सहाफ़त कि जी मैं साफ़ी हूँ, बस आप रिपोर्ट करना शुरू कर दें? दुबई में आप ऐसा कर सकते हैं, यूएई में कहीं कर सकते हैं, आप सऊदी अरब में कहीं कर सकते हैं, बिल्कुल यूके में कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते हैं आप किसी भी मतलब डेवलप कंट्री में, या इवन के डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी आप कहीं नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो ऐसे लोगों के लिए जन्नत है, सबको आज़ादी है, आप कहीं भी खड़े हो जाएं, किसी के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर दें, जी, है ना चीज़ें। तो अब ये कि भाई इसकी एक लाइसेंसिंग बॉडी होनी चाहिए, एग्जामिनिंग बॉडी होनी चाहिए। जो आपने बात की कि इसका कोई मिनिमम क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, पता तो चले कि एक्चुअली ये सहाफ़ी है भी या नहीं। इस पे बहुत सारे सीनियर्स एग्री नहीं करते हमारे जर्नलिज्म के सीनियर्स के, नहीं वो तो फिर इंडिपेंडेंट होते हैं, सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय का मसला हो जाएगा, चीज़ें हो जाएगा। तो भाई जिस आदमी का अपना दिमाग जगह पे नहीं है, जिसकी अपनी क्वालिफिकेशन उस तरह की नहीं है, जिसने खुद पढ़ा नहीं है, जिसका वो एक्सपोजर नहीं है, जिसका वो विजन नहीं है, वो किसी भी स्क्रीन पर आकर पब्लिक को क्या मैसेज देगा? क्या मैसेज देगा? पहले तो खुद को भी नहीं पहचान सकेगा कि मैं सहाफ़ी भी हूँ कि नहीं। मैं आपसे ज़रूर इस हवाले से बहुत सारी बातें करूँगी। नाज़रीन वठूं था नंढड़ो ब्रेक, किराना मैं जो वापस था अचूं। जी नाज़रीन भलीकार, वेलकम बैक इन मॉर्निंग विथ आवाज़। ही प्रोग्राम ॾिसी रहियो तव्हां लाइव आवाज़ टीवी ते। कुझु माण्हू चवंदा आहिनि त जर्नलिस्ट ठहण लाइ ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ो नालो असां सां हिकिड़ो कनेक्ट थी वञे, हिकिड़ो जर्नलिज़म जो हिकिड़ो जेको हूंदो आहे न, हिकिड़ो निशान थी वञे असां वटि, असांजी कार्ड ठही वञे, असीं थोरा सोसाइटी में नालो कमाए वठूं, त उहे बि जर्नलिज़म जॉइन करणु चाहिनि था। पर जर्नलिज़म आसान नाहे रही। ऐं जेको हाणे वरी डिसीजन वरितो वियो आहे गवर्नमेंट तरफ़ां त जेके बि सहाफ़ी आहिनि, जर्नलिस्ट आहिनि, उनका टेस्ट वरतो वेंदो। ये शाहीन अख्तर साहब, कैसा लगा आपको ये डिसीजन, और अगर ऐसा हो जाए? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी चीज़ें माजी में भी कुछ आती रही हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट की तरफ से सजेशंस के तौर पे कि इस तरह से हो। देखिए गवर्नमेंट लेवल पे तो ये चीज़ें करना आई डोंट थिंक सो कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा या उस तरह से होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जर्नलिस्टिक, जैसे हमारी यूनियंस हैं, जैसे प्रेस क्लब्स हैं, फेडरल लेवल पे भी यूनियन मौजूद हैं, फेडरेशन ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, तो उनको साथ मिला के और इस तरह से अगर कोई ऑटोनोमस टाइप का या इंडिपेंडेंट कोई बॉडी, कोई बोर्ड अगर इस तरह का बन जाए या कोई काउंसिल इस तरह की बन जाए तो वो अच्छा होगा। आइडिया इज़ नॉट बैड, अच्छा आइडिया है। और चीज़ें अगेन जो हम पिछली बात पहले हम कर चुके हैं कि इसको टेस्ट का भी नाम दिए बगैर आप इसको लाइसेंसिंग का नाम दें, कुछ रजिस्ट्रेशन का नाम दें, अगर ये भी नहीं दे सकते तो आप एटलीस्ट एग्रीटेशन का नाम दे दें इसको। अच्छा, एग्रीटेटेड जर्नलिस्ट बन जाएं आप, यानी कि कोई नाम होना दैट चाहिए। मीन्स कि उसके साथ एक ट्रस्ट आ जाएगा, उस नाम के साथ एक क्रेडिबिलिटी उसके साथ अटैच हो जाएगी। लेट्स से कि अगर 1000 सहाफ़ी हैं और उसमें अगर एग्रीटेटेड 50 सहाफ़ी भी हैं तो वो उनसे डिफरेंट लगेंगे। वो कह सकते हैं कि हम एग्रीटेटेड जर्नलिस्ट हैं जी, हम ऐसे वाले नहीं है कि हमें ख्याल आया या हम पैसे कमाना चाहते थे तो बस इसमें आ गए, बल्कि हमने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, हमें काम आता है, हमें रिपोर्टिंग करनी आती है। सही। अब आप देखिए कि बहुत सारे जो पीका का जो कानून बना हुआ है, जैसे साफ़ी तंजीमें और हम लोग काला कानून कहते हैं, उसमें भी बहुत सारे वो लोग ज़्यादा फंसते हैं, सिवाय इसके कि अगर गवर्नमेंट किसी को ग्रिल करना चाहे, किसी सहाफ़ी को, और उसको परेशान करना चाहे, उसको उसके काम में हर्डल डालना चाहे, तो फिर तो कोई भी केस बना के उसको अंदर कर सकते हैं ना, किया भी है बहुत सारे लोगों जी। लेकिन ऑन अदर हैंड ऐसे बहुत सारे लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन करते हैं, उनके लिए और आम लोगों की सेफ्टी के लिए कानून होना चाहिए, बेहतर है कानून। लेकिन उसमें ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि जर्नलिस्टों को उसमें नहीं घसीटना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो जर्नलिस्ट जो कि
जर्नलिज्म की एथिक्स को फॉलो करते हैं। लेट्स से कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है किसी के बारे में, किसी इदारे के बारे में, किसी पर्सनालिटी के बारे में, और आप समझते हैं कि ये खबर है जिसको देना ज़रूरी है, जी, जिसको देने से आवाम में कोई आगाही आएगी या कोई बेहतरी आने का आपको लगता है कि है, तो आप वो ख़बर दें। अगर वो सहाफ़ी कोई ख़बर ऐसी देगा तो डेफिनेटली वो जिसके बारे में है उससे उसका मौक़िफ़ ज़रूर लेगा, सही, एटलीस्ट अटैम्प्ट ज़रूर करेगा। आगे वो दे या ना दे, बहुत सारी ऐसी सूरतें होती हैं कि लोग फ़ोन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मैसेज व्हाट्सएप को जवाब नहीं देते हैं, ईमेल का जवाब नहीं देते हैं, दैट्स फाइन, ये उनका अपना डिसीजन है। लेकिन जो प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट है वो ज़रूर कोशिश करेगा। सही, तो अगर आप ये कोशिश करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेव हो जाते हैं किसी भी ऐसे एडवर्स रिएक्शन से। वरना अदरवाइज सोशल मीडिया पे जो चल रहा है अब व्यूज़ के चक्कर में और उसके चक्कर में लोग जो है वो बस जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं। अच्छा, हर कही सुनी बात भी बोल देते हैं, व्लॉग में, डिजिटल उसमें अपना तबसरा उसमें शुरू कर देते हैं, ऑथेंटिसिटी चेक किए बग़ैर। और ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड भी है कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, उनके बारे में भी बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, उनके चीफ्स के बारे में, उनके हेड्स के बारे में, कि वो सिर्फ अजम्पशंस होती हैं या इल्यूजन होता है एक, उसमें भी रह के वो बस लेकिन अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो वीडियो बना देते हैं, वीडियो डाल देते हैं। तो इसमें ये डिफ्रेंशिएट ज़रूर होना चाहिए। जो एग्रीटेशन वाली अगेन बात, उस पर वापस आऊँगा कि अगर एग्रीटेशन हुई भी हो जर्नलिस्टों की तो एटलीस्ट आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। जो डिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, आप उसको काउंटर कर सकते हैं। सही, सही, बिल्कुल आपने सही कहा शाहीन अख्तर साहब। और इस हवाले से ट्रेनिंग्स भी काफ़ी करवाई जाती हैं जर्नलिस्ट को। 3 डेज़ ट्रेनिंग होती है, उसमें बताया जाता है कि फ़ेक न्यूज़ बनती कैसे है और उसको रोका कैसे जाए। लेकिन फिर भी वही बात आ गई कि कोई भी डेस्क से उठ के सहाफ़ी बनने की कोशिश करे और आपसे कोई न्यूज़ लेकर और अपने चैनल पे वो चला दे, तो चैनल की क्या जिम्मेदारी बनती है, आप मुझे ये बताएं। देखिए, चैनल्स तो सबसे पहले तो ये कि अगर चैनल्स ने किसी को हायर किया है रिपोर्टर के तौर पे, तो ज़ाहिर है कि उसको एक बीट असाइन हुई होगी, डिपार्टमेंट असाइन हुआ होगा, वो उसमें रिपोर्टर काम करेगा और वो अपनी खबर फाइल करेगा। अब जो डेस्क हेड्स बैठे हैं या जो एडिटर्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी वो बेहतर ही समझते हैं वैसे, लेकिन ये होता है कि वो ख़बर को काउंटर चेक करते हैं। अगर कोई ख़बर ऐसी है जो सेंसिटिव है, किसी पे इल्ज़ाम है, कोई करप्शन से मुतल्लिक है, कोई कुछ है, तो जहाँ सीनियर लोग बैठे हैं वो उसको रोकते हैं वहाँ पे और रिपोर्टर से बोलते हैं भाई इसका एविडेंस लाओ, कागज़ लाओ, कोई इंक्वायरी है वो लाओ, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट लाओ। ऐसी तमाम ख़बरों में सरकारी कागज़ की अहमियत होती है और हम ज़्यादातर रिपोर्टर्स उसी कागज़ को कोट करके ख़बर बना रहे होते हैं। तो अगर तो आपके हाथ में एविडेंस है उसका जो आप बात कर रहे हैं, तो फिर तो यू आर फ्री टू गो, ख़बर आप दे सकते हैं, ख़बर दे देनी चाहिए। लेकिन जहाँ इदारे बहुत सारे ऐसे हैं कि वो रिपोर्टर से पूछते भी नहीं हैं, बिल्कुल, वो बस उसने ख़बर दी और उन्होंने चला दी, ऑन एयर कर दी, पता चला उसके पास सबूत नहीं है, किसी ज़राए ने ऐसे दे दी थी, सुनी सुनाई पे दे दी थी, तो फिर फंसना तो है, ज़ाहिर है फिर उसके रिपरकशंस भी जो है उसके होते हैं। बिल्कुल। और ट्रेनिंग के हवाले से जैसे आपने बात की, ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग के हवाले से गवर्नमेंट लेवल पे कोई ट्रेनिंग नहीं होती कभी। जो ट्रेनिंग्स माजी में भी हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, तो वो कुछ इदारों ने अपने तौर पर ट्रेनिंग्स की हैं, कुछ जो हमारी जर्नलिस्टिक प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, कुछ वो सोच के उनको जब ख्याल आ जाता है कुछ वो ट्रेनिंग्स करा देते हैं, और कुछ NGO सेक्टर में जब उनके पास कुछ फंड आ जाता है तो वो ट्रेनिंग करा देते हैं। तो ट्रेनिंग इस तरह से स्कैटर्ड किस्म की ट्रेनिंग होती है, और लेकिन कोई ऐसा कोई सिस्टमैटिक ट्रेनिंग नहीं है, कोई ऐसा कोई लेट डाउन एक वो नहीं है प्रोजेक्ट कि इंटरवल्स के बाद के, जैसे अगर हम जर्नलिज्म में आ गए तो हमें हर साल रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए, सही, या 6 महीने में एक दफ़ा करना चाहिए, या 2 साल में, या चलें 5 साल में ही कर लेना चाहिए जी। तो ऐसा नहीं है। CME टाइप का हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आप देखें हेल्थ में ज़्यादातर होता है कि आपने एक दफ़ा एक चीज़ पढ़ ली है, और भी स्पेशलिटीज़ में, तो फिर आप वो अपडेट्स उसमें आती रहती हैं। तो आपको अगर दुनिया के साथ चलना है तो बहुत सारी जो अपडेट्स आ रही होती हैं आपको स्टडी करते रहना है, उसको पढ़ते रहना है, कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो उसको अटैम्प्ट करते रहना है, तभी जाके आपकी स्पेशलिटी भी बढ़ेगी, आपके काम की क्वालिटी भी उसमें बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको शौक़ है तो, वरना कोई इदारा खैर से ये नहीं कहता कि भाई 10 साल हो गए आपको, 20 साल हो गए, अब जाके थोड़ा पढ़ लिखा हो या कुछ और पढ़ लो या कुछ अपडेट कर लो। इदारा भी नहीं बोलता है, और कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम भी नहीं है कि जहाँ पे पता हो आपको भी कि यार अच्छा मैंने अब अगर कोई चीज़ रिफ्रेशर कोर्स करना है तो मुझे कहाँ जाना है, आपको भी नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है जी। ये तो उसके लिए भी बड़े आपको दगोदो करनी पड़ेगी, बड़ा सर्च करना पड़ेगा, ये करना है वो करना है चीज़ें। फिर प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादातर ये चीज़ें अवेलेबल हैं,
तो वहाँ उनके फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपकी तनख्वाह में तो वो आप फ़ीस दे नहीं सकते जी, कि अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो उसमें भी अगेन फिर हम गवर्नमेंट की तरफ ही देखेंगे या डोनर्स की तरफ देखेंगे कि हमें कहीं से सपोर्ट मिले तो हम ये चीज़ें कर लें। जैसे कि मैंने जब हेल्थ की रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी, जियो के ज़माने की बात है, तो उसमें हमने हेल्थ रिपोर्टर्स की एक एसोसिएशन बनाई थी, मैं उसका फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी था। तो हमने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ मिल के हेल्थ जर्नलिज्म का एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी कोर्स करवाया था, ठीक, जो गालबन उस वक्त 30 या 32 आवर्स का था, क्रेडिट आवर्स का था, उसमें वो मिले थे, जैसे हेल्थ में क्रेडिट आवर्स होते हैं CME के इसमें। तो उस दौरान, उससे पहले हम भी रिपोर्टिंग हेल्थ की सुन के, डॉक्टर से पूछ के, उससे पूछ के, या इवन के जो फैमिली होती थी एग्रीव्ड, जैसे आपने भी सुना होगा बहुत खबरें पहले आती थी, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, मरीज़ मर गया, जी जी, ये खबर ना फ्लैश होके आ जाती थी। उससे पहले हम भी यही काम करते थे, अच्छा, हाँ, ठीक है, चूँकि सीखा नहीं था, उस तरह से पढ़ा नहीं था। लेकिन जब हमें शऊर आया और हमने देखा कि यार इस तरह से तो खबरें, बाद में पता चला कि वो फेक निकल आती थी, या ऐसा होता था कि उस वक्त डॉक्टर से कोई बात हो गई तो जो उसके तिबारदार हैं, मरीज़ के साथ अटेंडेंट हैं, या खुदा न खासा कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके साथ जो लोग थे वो जज्बात में आके बहुत सारी बातें कह जाते थे, इवन कि लड़ाई मारकुटाई हो जाती थी, इमरजेंसी में हंगामे हो जाते थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर सूरत हाल है, लेकिन हमने वो दौर भी देखा है जब अस्पतालों में बॉडीज़ रखने की जगह नहीं होती थी और इतनी मारामारी होती थी। किसी के मरीज़ को कुछ बस हो गया तो उसने डॉक्टर को पकड़ के धोना शुरू कर देना है वहाँ पर। तो हमने जब ये कोर्स किया तो हमें ख़ुद भी ये पता चला, हमें उससे पहले ये पता नहीं होता था कि IV किसको बोलते हैं, IM किसको बोलते हैं, इंजेक्शन जब 2 तरह के लगते हैं, और ये नहीं पता था कि भाई मेन आर्टरीज क्या होती है जी, बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ होते हैं, ये भी नहीं पता होता कि कौन सा, मतलब सिवाय इसके कि हर आदमी ये समझता है यहाँ हाथ रखते दिल यहाँ पे बस, उसके अलावा बाकी किसी को नहीं पता कि बाकी चीज़ें कहाँ हैं बॉडी में ना, जी, आप ढूंढते रहे उसको। तो रिपोर्टिंग में, हेल्थ की रिपोर्टिंग में ये भी ज़रूरी है ना कि पता चला किसी के टांग का मसला था और डॉक्टर ने हाथ का ऑपरेशन कर दिया, किसी के राइट किडनी का मसला था वो लेफ्ट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो जब तक हमने पढ़ा नहीं था तो हमें भी इतना क्लियर कट आइडिया नहीं था। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्पेशलिटी में हों, चाहे आप रिपोर्टिंग में हैं, चाहे आप एंकरिंग में हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ में, तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने स्किल्स को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकल स्किल्स, पढ़ना, नॉलेज, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ब्रेक बि तमामु ज़रूरी आहे, वठूं था नंढड़ो ब्रेक, केॾा न वञिजो। शाहीन अख्तर साहब जन असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, या खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं रहियल आहिनि, सो करणियूं आहिनि। भलीकार मॉर्निंग विद आवाज़ प्रोग्राम में असांजो प्रोग्राम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो लाइव आवाज़ TV ते। शाहीन अख्तर साहब, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, जर्नलिस्ट की बातें हो रही हैं, तो जर्नलिस्ट, एक सच्चे जर्नलिस्ट और अच्छे जर्नलिस्ट की कुछ निशानियां मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जैसे हमारे नाज़रीन भी सुने, उनको भी पता चले। देखिए आजकल ये फैसला करना तो बहुत ही मुश्किल काम है जी, आपने मुश्किल में डाल दिया मुझे। बात ये है कि मैं समझता हूँ कि सच्चा या अच्छा जर्नलिस्ट वो उसका ज़मीर उसे खुद ही बता देता है। कोई भी सहाफ़ी जब कोई स्टोरी करता है, कोई भी ऐसी चीज़ लिखता है, करता है, तो उसके अंदर जो बैठा हुआ एक ज़मीर है ना उसका, वो उसे बता देता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जी। अच्छा, उसके बावजूद भी अगर आप ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहें या ना कहें, ये आपके अपने ऊपर है। बाहर से बैठा हुआ शख्स या सामने से बैठा हुआ शख्स आपको उस तरह जज नहीं कर सकता या उस तरह से राय नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि अगर आपने कोई स्टोरी दी है या आपने कोई ऐसी बात की है कि जो फेक थी, जो बाद में पता चला गलत थी, ठीक, लेकिन आपने वो बात कर दी, ऑन एयर हो गई, चली गई, छप गई, पब्लिश हो गई, कहीं ना कहीं कुछ हो गया, उसके बाद वो पता चला कि आपके पास तो ख़बर ठीक नहीं थी। उसमें बहुत सारी सूरतों में ऐसा भी होता है कि जर्नलिस्ट की अपनी इंटेंशन ठीक होती है, गलत नहीं होती, लेकिन जो उनको पीछे सोर्स जो फीड कर रही होती है ना, देखिए ख़बर का कोई ना कोई ज़रिया होता है हमेशा, उसके बग़ैर तो हमें इल्हाम नहीं हो सकता कि कौन सी खबर कहाँ पड़ी है, किसने गलत काम कर दिया, किसने गलत साइन कर दिया, किसने गलत समरी अप्रूव कर दी, हमें क्या पता जी। तो उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स होती है, और हमेशा जो सोर्स होती है वो ज़्यादातर मतलब बाइसेस की वजह से होती है। मसलन आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, आपकी किसी से लग रही है, किसी ने आपको फेवर नहीं दी, उसको दे दी, उसको नहीं दी, उसको दी, तो ये खबर फिर लीक हो जाती है इस तरह से कि देखो फ़लाँ ने ये काम कर दिया,
चूँकि उनकी पर्सनल एक रिफ्ट चल रही होती है, चीज़ें चल रही होती हैं, तो हमारे पास बहुत सारी खबरें इस वजह से भी आती हैं कि वो एक दूसरे के पोल पट्टियाँ खोल रहे होते हैं ऑफिशियल्स जो हैं जी। और या फिर जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो और लोग होते हैं आगे पीछे, इस तरह से भी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छा जर्नलिस्ट है उसकी ये जिम्मेदारी है कि कोई कागज़ उसके पास आए, कोई चीज़ आए तो उसको फिर भी वेरीफाई कर ले। आजकल के दुनिया में, दौर में आप देखें कि सरकारी नोटिफिकेशंस तक फेक आ रहे हैं। जी। मतलब गवर्नर Stamp लगे हुए। का नोटिफिकेशन फेक आ गया, सदर का आ गया जी। फेक। तो ऐसे दौर में अब आप रिलायबिलिटी तो नहीं है ना, आप किसी भी कागज़ पे एतबार कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध में तो अक्सर ही ऐसा होने लगा है कि फेक नोटिफिकेशन आ जाते हैं, बाद में डिपार्टमेंट कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा नहीं है, जी। हमने नहीं जारी किया। IB टेस्ट के आ गए थे कुछ टाइम पहले। जी। तो अब उसमें जर्नलिस्टों पे ये जिम्मेदारी बढ़ गई है असल में, ज़्यादा जर्नलिस्टों पे। अगर आप अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहिए, क्रेडिबल, देखिए क्रेडिबिलिटी जो है ना वो आवाम देती है आपको। जब आपकी चीज़ बाउंस ना हो, आपकी चीज़ ऑथेंटिक हो और जो आपने खबर दी वो ऑथेंटिक हो, तो रीडर आपका या आपका व्यूअर जो है वो समझता है और उसको फिर कोट करता है कि फ़लाँ जर्नलिस्ट की ये खबर हमने देखी थी और वो सही हुई, सही साबित हुई। तो जर्नलिस्टों पे ज़्यादा बर्डन है अब इस बात का कि वो कोई भी कागज़ दें, कोई ख़बर दें तो उसको डबल चेक करें, डबल वेरीफाई करें कंसर्न लोगों से, और स्पेशली जिसके बारे में ख़बर है किसी डिपार्टमेंट, पर्सनैलिटी, ऑफिसर्स के बारे में, उससे जाके उसका वर्जन ज़रूर लें। तो इससे दो बातें होंगी। एक तो ये हुआ कि जब आप वर्जन लेने जाएंगे, अगर वो कागज़ आपके पास फेक है जी। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, आपको बताएगा कि नहीं ऐसा तो कोई है नहीं। या फिर ये है कि आप उससे वर्जन ले लेंगे तो अपना वो वर्जन देगा या नहीं देगा, लेकिन आप पहुँचें ज़रूर, एक्सेस करें। तो आप जब आप अपनी स्टोरी दे रहे होंगे तो उसमें आप कह सकते हैं कि इस पर हमने जो एक्यूज पर्सन है उससे हमने वर्जन लिया या लेने की कोशिश की, उसने जवाब दिया या नहीं दिया, वट जो भी आप उसमें इंक्लूड कर दें। तो एथिकली भी ये ज़रूरी है, ये करना मतलब बाइंडिंग है जर्नलिस्टों पे कि ये आपने करना है। जी। शाहीन अख्तर साहब, सहाफ़ी की ज़िंदगी कितनी सेफ़ है और नहीं है तो क्यों, होनी चाहिए तो कैसे? देखें, अब अल्लाह का शुक्र ये है कि इदारों की कोशिशों की वजह से और डिफरेंट गवर्नमेंट्स की वजह से हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो गई है। सहाफ़ी क्या, पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा था कि कोई भी सेफ़ नहीं था। जी। आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा मसाइल थे, किलिंग्स होती थी, चीज़ें होती थी। लेकिन पर्टिकुलरली सहाफ़ियों के हवाले से दुनिया भर में बहुत मुश्किल है सहाफ़त करना आजकल के दौर में, क्योंकि सच सुनना किसी को गवारा नहीं है। चाहे आप अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात कर लें, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो वो आप देखें वो क्या हाल करते हैं। मतलब वहाँ पे फ़ौरन ही वो बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते। तो पाकिस्तान में भी लाइकवाइज है बर्दाश्त, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ बर्दाश्त काफ़ी कम हो गई है। अब इवन कि अगर कोई आप तज्जिया दे दें, पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, स्क्रीन्स पर बैठे होते हैं, कोई आप बात कर दें तो उसको पार्टीज़ और इदारे बुरा मनाते हैं, और बाज़ औक़ात इस हद तक भी बुरा मनाते हैं कि इदारों में फ़ोन चले जाते हैं कि इस बंदे को तो आप निकाल दें फ़ौरी, अभी इसी वक्त, हमें ये नहीं चाहिए, इसने ऐसी कोई बात कर दी कि हमें ये नहीं चाहिए। तो इस तरह से कई सहाफ़ियों की नौकरियां भी गई हैं, चली गई हैं, नौकरियों से वो फारिग हो गए। और जो मैंने एक बात की थी कि चैनल्स को भी सज़ा मिलती है, इदारों को भी सज़ा मिलती है, तो ऐसा भी हुआ कि मुख्तलिफ चैनल्स के एडवर्टाइजमेंट भी कट हो गए इस बात पे कि उन्होंने कोई ऐसी खबर दे दी जिसको गवर्नमेंट ने पसंद नहीं किया, या उनको लगा कि यार ये क्या एक्सपोज कर दिया मैं XYZ रीज़न की वजह से, तो माली खसारा, इस तरह से भी माली नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। तो ज़ाहिर है चैनल को तो सर्वाइव करना है ना। अब एक सहाफ़ी की वजह से वो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस क्या है, आम सहाफ़ी तो है, तो अब एक ऐसे एक आम वर्कर के लिए चैनल तो दाव पे नहीं लगाएगा ना मालिक। तो ज़ाहिर है उसकी प्रायोरिटी तो ये होगी कि यार चैनल तो चलता रहे। लेकिन जब उसी सहाफ़ी को जब टारगेट किया जाता है, जब उसको थ्रेड्स आने लगते हैं या फिर खुदा न ख्वास्ता उसकी जान चली जाए, तो फिर जिम्मेदार कौन है? स्टेट जिम्मेदार है। जी। देखिए, स्टेट की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत करे, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट। लेकिन कुछ तबकात ऐसे होते हैं, ख़ासतौर पे जैसे जर्नलिज़म में है, कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे रहते हैं जी। क्योंकि जब आप किसी की चीज़ को एक्सपोज़ करेंगे, किसी गलत काम को आप एक्सपोज़ करेंगे, किसी भी ऐसी चीज़ को करेंगे, तो ज़ाहिर है सामने वाला उसको हर्ट फील होगा, और वो भले उसने क्राइम किया हुआ है जी, भले वो सज़ा याफ्ता हो, एक्यूज़ हो, उस पर एलिगेशन हो, जो कि बाद में जाके कोर्ट में साबित करने चीज़ें होनी। अगर एलिगेशन भी आप कोर्ट कर रहे हैं तो भी वो बुरा मनाते हैं बहुत सारी जगहों पे, और जाके डायरेक्ट ऐसा मर्डर्स हुए हमारे यहाँ कई। आप सिंध की मिसाल ले लें जी। अभी रिसेंटली भी कई एक जर्नलिस्टों का मर्डर हुआ है ना, ऐसी बात में कि वो इलाकाई कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ उन्होंने खबर दी तो
उन्होंने उनको आड़े हाथों जान ले लिया। मोहम्मद महर मरहूम का हुआ है जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा और इस तरह से काफी लोग हैं ऐसे, सहाफ़ी काफी तो खतरे सहाफ़ी में हैं, रहते जी। हैं। अब ये है कि उसमें एक जो साई ऑफ रिलीफ कह लें, इसको चीज़ें कह लें, कि एक जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आया है उसमें शिकें तो मौजूद हैं जो कि बेहतर हैं, जिसमें ये बात भी शामिल है कि किसी सहाफ़ी को धमकी देना भी जुर्म है, उसको ट्रोलिंग करना, उसके इंटिमिडेशन करना, उसके काम में रुकावट डालना, ये सारी चीज़ें भी जराइम के ज़ुमरे में अब आ गई हैं। ठीक। तो लेकिन अगेन बात हुई कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और अभी जो बीच में कई केसेस ऐसे भी हुए, कराची में कई जर्नलिस्टों पर FIRs हुई हैं जी। खबरें देने पे, और जेल में भी रह के आए, कई साफ़ी जेल में भी रह के आए अभी रिसेंटली भी। तो ज़मानत पे फिर बाहर आए और फिर उसके बाद केस में चीज़ें साबित भी नहीं हो सकी। तो पुलिस को भी ख़ास तौर पर जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं ज़ाहिर है, उन तक भी वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल अभी तक नहीं पहुंचा है। ऑन ग्राउंड ये हमने देखा है कि उनको पता ही नहीं है। अब साफ़ी पे किसी ने अटैक कर दिया, किसी ने गोली चला दी, किसी ने फायरिंग कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, तो वो ढूंढ रहे होते हैं वही रिवायती कानून। तो कई जगह पे पर्सनली भी हुआ हमारा, तो हमने बताया कि भाई जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत FIR करें। जी। तो उनको भी उतना नॉलेज नहीं है जो कि अब होना चाहिए। गवर्नमेंट उसके लिए कुछ काम करे, साफ़ी इदारे भी उसके लिए कुछ रोल प्ले कर सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो ऊपर एक्ट से मुतालिक नीचे तक जानी चाहिए, इन्फॉर्मेशन नीचे तक जानी चाहिए। पुरखतर तो ये प्रोफेशन है भाई। देखें वो वही वाली बात है कि जिसको जहाँ हो अजीज़ वो उसके गली से जाए क्यों। जी। तो लेकिन ये कि ये जिम्मेदारी भी तो किसी ने अदा करनी है ना। अगर सारे ही लोग डर के होनी छुप चाहिए, ये जाएंगे, मैं तो कहती हूँ कि करनी नहीं है, होनी चाहिए मतलब। जी। तो जाहिर है कि अब अगर आप इस डर खौफ से अगर आप साफ़त छोड़ दें या चीज़ें करें, आपको पता है कि मेरे प्रोफेशनल कैरियर में कई ऐसे मौक़े आए हैं, कमो बेश 4-5 मौक़े ऐसे आए हैं कि जिसमें मेरी वाइफ ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि ये प्रोफेशन आप छोड़ दें, आप कुछ और कर लें। मेरी बेगम ने तो यहाँ तक कहा आप मजदूरी कर लें, ये सहाफ़त छोड़ दें, जी। हमें नहीं चाहिए ये रिस्क वाली चीज़ें, डर खतरे जाते वाली हैं चीज़ें। घर वाले जी, ऐसे इंसिडेंट देख के। ऐसा ही है बिल्कुल। मैंने जब जियो में मेरा करियर का आगाज़ हुआ था टीवी की दुनिया में, तो निश्तर पार्क वाला ब्लास्ट मैंने कवर किया था। ओह। बिल्कुल मतलब सामने चीज़ें हुई थी। तो उस वक्त भी 2-2.5 घंटे तक जब जलाओ घिराव हो रहा था वहाँ पर और हम फंसे हुए थे, तो घर वालों की हालत तो ही थी कि उन्होंने कहा बस वो भी गया है काम से ना, आज तो ये भी गया। तो खैर अल्लाह ने ज़िंदगी दी। उसके अलावा जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर धमाका हुआ था, उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था रिपोर्टिंग पे, और मेरा बीपर चल रहा था लाइव। तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो लाइन कट गई। ओहो। अच्छा, घर वाले भी सुन रहे थे, वो वहीं रोना धोना शुरू हो गए कि भाई ये तो बीपर चल रहा था लाइव, उसके बाद धमाका हुआ, बंदा गायब। तो खैर अल्लाह ने उस वक्त भी सेव रखा। उसके बाद फिर कोविड आया, कोविड में भी ज़ाहिर है मैं समझ सकती हूँ कि आप ही की जिम्मेदारी होगी, वो सब कुछ भी तो है ही, एक्सपोज हुए चीज़ें हुई इसमें। तो ऐसे मौके बहुत ज़्यादा आते हैं, चीज़ें होती हैं। तो उसमें फिर फैमिली तो ये परेशान होती है जी कि ज़ाहिर है सबकी ही फैमिलीज इसी तरह से हैं, हमारी क्या लोन कोई ऐसी यूनिक एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये कि सबकी फैमिलीज इसी तरह से परेशान होती हैं। हमारी थोड़ा ज़्यादा होती हैं। अब जाहिर है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ हम दे ही रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। ये बहरहाल उन लोगों की भी मेहरबानी है कि जो अब तक नहीं आते ज़्यादा पीछे, अब तक वो ज़्यादा हिट नहीं करते। लेकिन ये कि स्टेट की बहरहाल अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात को इंश्योर करे। देखें, फेयर और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट्स के लिए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को बहाल रखने के लिए, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए और शफाफियत को इंश्योर करने के लिए सहाफ़त जो है, इंडिपेंडेंट सहाफ़त बहुत ज़रूरी है। लगी लिपटी के बग़ैर सहाफ़त भी एक वॉच डॉग के तौर पे काम करती है। अगर सहाफ़ी नहीं बताएगा, कहीं नहीं लिखेगा, तो फिर अगर सभी अच्छा है और सभी कुछ अच्छा रहना है, तो फिर तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो गवर्नमेंट ना कुछ सुनने की ज़रूरत है, ना कुछ बताने की, ना कुछ बोलने की, तो सब उसी तरह से चलता रहेगा। बस फिर वो कहते हैं ना कि बंदर बन जाना है, ना कुछ देखना है, ना सुनना है, ना कुछ बोलना है। नाज़रीन वठंदासीं नंढड़ो ब्रेक, केरा न वञो पर वापसि था अचो। वेलकम बैक इन मॉर्निंग विथ आवाज़। असांजो प्रोग्राम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो लाइव आवाज़ टीवी ते। अच्छा, हाणे थोरो असीं घर ॾांहुं बि हलंदासीं ऐं पुछंदासीं फैमिली जे बारे में बि। सो
ॿुधाईंदा पाण हिकिड़ो इंसिडेंट ॿुधायो हुयो ऐं थोरी देरि पहिरीं जॾहिं असां ब्रेक ते हुआसीं त गवर्नर साहब जो कोई हुयो सीन, क्या ये सीन था? गवर्नर साहब ने आपको बुला के क्या कहा शाहीन साहब? असल में गवर्नर हाउस में एंकर्स क्लब का अफ्तार था, अफ्तार डिनर था, तो उसमें हम शरीक थे। और स्टेज पर जो भी गेस्ट होते हैं फिर गवर्नर साहब के साथ अफ्तार के बाद बैठते हैं स्टेज पे और बाकी उनका प्रोसेस शुरू होता है सारा। तो साबिक गवर्नर कांवर टेसोरी साहब उस वक्त थे, उनके आखिरी दिन थे और मेरे ख्याल में इसके बाद एक ही दिन बेचारे वो रहे, उसके बाद फिर उन्हें हटा दिया चले गए जी। तो उसमें ये था कि गवर्नर साहब बता रहे थे, मुख्तलिफ चूँकि पब्लिक भी आ रही थी उनके पास, तो वो बता रहे थे कि भाई जिनके 2 ट्विंस थे तो उनके लिए हमने लास्ट टाइम कोई इनाम का ऐलान किया था। तो इसी तरह से वो डॉक्टर फारूक सत्तार भी बैठे हुए थे, उनकी तरफ देख के बोल रहे थे कि यार अब मैं सोच रहा हूँ कि जो 4 हैं जिनके बच्चे, उनके लिए भी हम कोई इनाम का ऐलान करें। और ये बहुत सारी पब्लिक होती जा रही है, वो किसी को प्लॉट दे रहे होते हैं, किसी को बाइक, किसी को मशीन, किसी को कुछ इस तरह से कर रहे थे। तो इतने में हमारे एंकर साथी हैं सिद्दीक सरवर, तो उनको मालूम है कि मेरे माशाल्लाह से 12 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने वहीं से आवाज़ लगा दी। अभी गवर्नर साहब बोल ही रहे थे जी, तो उन्होंने वहाँ से आवाज़ लगा दी कि भाई आप 4-8 की बात करें या तो 12 वाले भी बैठे हैं तो गवर्नर साहब बड़े हैरान हो गए, कहा 12 वाले बैठे? उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा भाई आए ज़रा स्टेज पे जी। तो वहाँ पर हम लोग खड़े थे, फिर उन्होंने बातचीत हुई तो वो भी ये हैरान होते पूछ रहे थे कि भाई एक ही मिसेज है? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही मिसेज। कहने के ज़बरदस्त, ये बात तो हमें पहले से नहीं पता थी। माशाल्लाह। फिर आपको कुछ मिला? आपको तो बहुत सारे नाम मिलना चाहिए थे सब लोग यही कह रहे थे और ख़ास तौर पे मेरी बेगम भी ये कह रही थी, बाकी भी लोग ये कह रहे थे। लेकिन ये कि ज़ाहिर है हमारा जिस तरह से है, हम रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं। कोई ऐसा इनाम के हवाले से नहीं थी बात, कोई इनाम नहीं था, उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया था। लेकिन ये कि वेल एक लाइट ऑन नोट पे ये बात ज़रूर हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 12 बच्चे मेरे और शादी को भी काफ़ी साल हो गए हैं, 25 ईयर्स अब होने वाले हैं। तो बड़ी बेटी मेरी जो है वो नर्सिंग कर रही है, अभी BSN नर्सिंग में है वो, और डाउ से एफिलिएटेड, बहुत अच्छी फील्ड है ये जी। और उसके बाद बाकी जो सेकंड नंबर पे है उन्होंने कंप्यूटर साइंस में किया है, अब AI में डिप्लोमा कर रही हैं। और इस तरह से बाकी बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में, कोई यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे एक वाक़या याद आ गया, हमारे अपने का ही एक वाक़या है। उनके माशाल्लाह आपके तो सिर्फ 12 हैं, उनके तो 16 बच्चे हैं। तो वो जब एक बेटे की एडमिशन करवाने गए तो सामने ही बराबर में ही स्कूल है, वो देखेंगे अंकल तो मुझे बहुत मारेंगे, लेकिन मैं ये बात करना चाहती हूँ कि बचपन से ये दिल में दबा के रखी है। तो जैसे ही वो उसको एडमिशन के लिए ले गए तो टीचर को कह रहे हैं कि ना इसका मुझे एडमिशन करवाना है। तो टीचर ने कहा इसका नाम और इसकी उम्र, तो अंकल ने कहा मैं तो भूल गया। फिर गए घर, फिर बीवी से पूछा इस वाले का नाम बताओ, इसकी उम्र बताओ। तो ये भी होता है। नहीं, ऐसा कभी कभार हो जाता है। अगर आप भी मुझसे पूरे 12 बच्चों के नाम पूछने लगेंगी तो हो सकता है मैं भी भूल जाऊं किसी का बीच में। अच्छा। तो ऐसा भी पॉसिबल है। ज़ाहिर है कि चीज़ें इस तरह से होती हैं। और अगेन दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ इस पर पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ज़ाहिर है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से भी बात हो रही है, फैमिली प्लानिंग की भी बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं मेरी वाइफ की भी। और लेकिन ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है औरत की हेल्थ जो है वो तो उससे मुतासर होती है, चीज़ें होती हैं। और ख़ासतौर पर मैं हेल्थ की रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ। तो लेकिन हमारा अपना एक मतलब वो था, लेकिन फिर बात ये भी आ जाती है कि नसीब में। जी हाँ, तो हमारी थिंकिंग भी ऐसी है। देखें, कोई भी रूह जिसने आना है आप उसको रोक नहीं सकते जी। और लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि मैं हेल्थ की रिपोर्टिंग करता था तो प्रेशर्स होते थे इस तरह से। और हमने भी 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट किया था फैमिली प्लानिंग के लिए, मैंने और वाइफ ने मिलकर, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो उसके बाद से फिर हमने छोड़ दिया। बस ये नसीब की अल्लाह बात की मर्जी, जो अल्लाह ने देना है वो आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, कभी खाने बनाने का कोई एक्सपीरियंस किया है? जैसे अभी रमज़ान भी गुजरा है, ईद आती है, हमारे घर में इवेंट्स होते हैं, कभी खुद खाना बनाया? आप खाने की बात करती हैं, मैंने कभी चाय तक नहीं बनाई। क्यों? यूनिवर्सिटी में भी नहीं बनाई? यहाँ तो इत्तेफाक होता ही होता है। हाँ नहीं, मेरा कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। और बचपन में भी ऐसा होता था कि जब मैं अंडर मैट्रिक था और स्कूल जाते थे हम, तो मेरे पेरेंट्स यहाँ कराची में मज़दूरी करते थे और हम लोग चचा और चची के यहाँ रहते थे, छोटे थे जब। तो उस दौरान भी ये होता था कि वो सारे बच्चे जब सुबह नाश्ते के लिए आते थे स्कूल के लिए तैयार होने के लिए, तो खाला कहती थी अपने अपने जाओ कप धो के लाओ। अच्छा। फिर चाय मिलेगी उसमें डाल के दूंगी। तो मैं उस वक्त भी कप नहीं धोता था, मैं बोलता था नहीं मैं उसके बगैर ही चला जाता, पीनी नहीं है, मैं उसके बगैर ही चला जाता था। तो ये मेरे बारे में मशहूर है, मेरी फैमिली जानती है इस मामले को। मैंने वैसे कभी चाय तक भी नहीं बनाई है, सच्ची बात है। और ये इसलिए भी नहीं बनाई कि मेरी बेगम ने काफ़ी मुझे सर पे चढ़ा रखा है और वो इतना केयर करती हैं, इतना ख्याल रखती हैं। करम उनका नाम है, करम अख्तर, वो सोशल वर्कर हैं ख़ुद भी।
तो हर चीज़ रेडी मिल जाती है, हाथ में देती हैं। फिर माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हैं तो किसी की ज़रूरत होती है वो लोग कर देते नहीं, हैं। आप ये भाभी के डर से तो नहीं तारीफ कर रहे, ये मैं क्या समझूं इसको? नहीं वो वाली बात नहीं है, उन्होंने मुझे समझा के नहीं भेजा कि मेरे बारे में खबरदार जो कोई बात की अगर तो वो माशाल्लाह एक्टिव हैं, सोशल वर्कर हैं, गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएंगी। वो सराइकी वुमेन एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी हैं। माशाल्लाह, किसी वक्त आपके पास उन्हें लाएंगे, ज़रूर ज़रूर। डिस्कशन कीजिएगा। तो वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कि फैमिलीज़ में इश्यूज़ भी ज़ाहिर है कि छोटे मोटे चलते चलाते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला ठीक हैं, सेट हैं। बेहतरीन। अच्छा, ये ट्रैवलिंग का कभी कुछ बताएं, आप कहाँ कहाँ गए हैं और कैसे? ट्रैवलिंग में देखिए, अगर प्रोफेशनली बात की जाए तो मैं 2 कंट्रीज़ में गया था रिपोर्टिंग के पर्पज़ के लिए। जब मैं जियो में था तो उस दौरान नई दिल्ली गया था, इंडिया में एक स्कॉलरशिप आई हुई थी, तो उस दौरान हालात अच्छे थे, आ जा सकते थे आ जा सकते थे, तो मैं भी चला गया था। 1 हफ्ते का प्रोग्राम था वहाँ। CSE उनका एक इदारा है जो इन्वायरमेंट पे काम करता है, तो वहाँ पे जाना हुआ था। और उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल है मेरा कंज्यूमर न्यूज़ के नाम से, तो उसके तवज्जुह से हमें थाईलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ। बैंकॉक ले गए थे, वहाँ उनके जो कॉन्सुलेट थे उनकी ऑफिशियल इन्विटेशन पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे हलाल असम्बली हुई थी, तो उसकी कवरेज की थी मैंने। तो 2 ही कंट्रीज़ का एक्सपोजर है मेरा ऑफिशियल लेवल पे, और उसके अलावा बाकी पर्सनल लेवल पे तो बस घूमने फिरने के लिए फैमिली के साथ जाना होता है। आप ये समझिए कि पिछले कोई 2-3 साल से हमने थोड़ा निकलना शुरू किया है, वरना अदरवाइज उससे पहले निकल ही नहीं पाते थे। ना इतने पैसे होते थे जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ना जाते थे। सच्ची बात है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हुई है सूरत हाल, तो फैमिली के साथ अब ट्रिप पे निकल जाते हैं, और मरी तक जाना हुआ है। उससे आगे अभी भी नहीं जा पाए, जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान माशाल्लाह इतना खूबसूरत है और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान ही घूम लें तो आपको स्विट्ज़रलैंड का भी मज़ा यहीं पे मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरी दुनिया का, और हर मौसम और बर्फ़ और सारी चीज़ें आपको मिल हर जाएंगी। चीज़ आपको यहीं मिल जाती है माशाल्लाह। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, सिंध काफ़ी खूबसूरत है, हमारे पास थर है, डिज़र्ट है। आप कभी इस तरफ जाएं और वहाँ का म्यूज़िक और वहाँ के लोगों को एक्सप्लोर करें, देखें, उनसे मिलें, बहुत मज़ा आएगा आपको। नहीं बिल्कुल है ऐसा, और थर में मेरा जाना हुआ जी, रिपोर्टिंग के हवाले से ही जाना अच्छा, रिपोर्टिंग के हवाले से ही हुआ। गए। जी हाँ, आपको याद होगा कि एक ज़माना था जब थर के हवाले से बहुत खबरें आती थी कि इतने बच्चों की मौत हो गई जी, खुराक की 5 कमी बच्चे की मर वजह गए, से, जी। और आए दिन आती थी। तो ज़ाहिर है हम हेल्थ की रिपोर्टिंग करते थे, तो हेल्थ डिपार्टमेंट इससे बड़ा परेशान होता था कि रोज़ाना ही खबर आ रही है, रोज़ाना ही खबर आ रही रोज़ाना है। ही इतने बच्चे। तो उस पर फिर हेल्थ सेक्रेटरी हुआ करते थे इफ्तिखार शालवानी साहब, तो उन्होंने वहाँ पर एक हेल्थ फेस्टिवल कराया था, और उसमें यहाँ से हेल्थ के जर्नलिस्टों को 15-20 लोगों को लिख के गए थे यहाँ से, और वहाँ जाके उन्होंने हमें विज़िट कराया था, चीज़ें देखी थी। तो उस वक्त भी थर का जो रोड है बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, मौसम बहुत अच्छा था, सब्ज़ा बहुत अच्छा था, और वहाँ पर टॉप पर एक जगह थी, अब मैं नाम उसका भूल गया, तो टॉप व्यू वहाँ से बड़ा अच्छा ज़बरदस्त आ रहा था, वो हमने देखा था, चीज़ें की थी। तो अब उस रिपोर्टिंग में भी बहुत फ़र्क आ गया है। अब आपने देखती होंगी आपके, अब आजकल वाली रिपोर्टिंग का स्टाइल नहीं है। जी जी, उसकी मेन एक वजह ये कि अवेयरनेस बढ़ी है, ज़ाहिर है वहाँ जो जर्नलिस्ट हैं उनकी भी अवेयरनेस बढ़ी होगी, चीज़ें बढ़ी होंगी, और कुछ वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इम्प्रूव हुई होंगी। तो थर पे तो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फोकस किया है। और लेकिन सिंध बहुत खूबसूरत सूबा है, उसमें बहुत खूबसूरत जगह हैं, बहुत खूबसूरत वहाँ पे ऐसी जगह हैं जहाँ घूमा जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो टॉप हिल वाला जो पॉइंट है, जी जी, वहाँ पर भी जाया जा सकता है। बहुत से लोग वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे तो बाज़ों का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल 0 पे भी आ जाता है कभी कभार। जी, तो सिंध का मरी कहते हैं उसको। जी, सिंध का मरी कहते हैं। गोरख हिल, गोरख हिल, जी हाँ, गोरख हिल भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जाया जा सकता है। लेकिन अगेन वही बात है, मेरे ख्याल में मैं भी शायद उन मेजॉरिटी जर्नलिस्टों में से ही होऊंगा कि तहरे जिनको घूमने के लिए या घूमने का प्लान बनाने के लिए सालों नहीं तो महीनों तो ज़रूर सोचना पड़ता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं शाहीन अख्तर साहब घूमने के हवाले से आपसे ज़रूर करूँगी कि हर जर्नलिस्ट का एक ख्वाब है, और जितना अच्छा और सीनियर सहाफ़ी होगा उसको मौका मिलेगा US जाने का। ये क्या सीन है, क्या सिनेरियो है, ये ज़रा आप बताएं कि आप क्यों नहीं गए अभी तक? अच्छा, इत्तेफाक की बात ये कि मेरे वाले सीन में थोड़ा सा डिफरेंट केस है, और मुझे 1-2 दफ़ा जाने का मौका मिल रहा था अमेरिका जाने का, और पासपोर्ट्स वगैरह भी लोग मांग रहे थे चीज़ें, लेकिन मैंने दिया ही नहीं था। मेरा कोई नोइंगली ना ऐसा कोई मेरा है नहीं, कोई क्रेज़ नहीं है, कोई ऐसा कोई ड्रीम नहीं है मेरा कि मैं अमेरिका जाऊँ, UK जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। देख, हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि रोज़ी के लिए जी, अगर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले काम की और चीज़ें, तो वो ज़रूर जाने के लिए मैं इंटरेस्टेड होता हूँ। लेकिन ये कि वैसे ही घूमने फिरने का मुझे इतना क्रेज़ नहीं है इस तरह से कि मैं जाऊँ और पासपोर्ट ले लेके लोगों के पीछे घूमता रहूँ, चीज़ें स्टैम्प लग जाए पासपोर्ट पे US का। ऐसा कोई नहीं है, मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा बेस्ट है पूरी दुनिया में,
और हमें यहाँ हर चीज़ की आज़ादी है ऑलमोस्ट। हम अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, उठ सकते हैं, सांस ले सकते हैं। इवन कि यहाँ पर आप सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो आप ये देखें, अगेन हेल्थ के हवाले से बात करूँगा कि यहाँ अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, खुदा ना खास्ता, तो आप फ़ौरन अगले आधे घंटे में, मैक्सिमम अगले 1 घंटे में आप डॉक्टर के पास बैठे होंगे और डॉक्टर आपको देख रहा होगा जी। इसका क्रेडिट गवर्नमेंट सेक्टर को जाता है। लेकिन दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। और दुनिया में आप यूके में, यूएसए में कहीं जाके ऐसा नहीं है कि आपको सर में दर्द हो रहा है, आप जाके फ़ौरन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा, आपको महीनों महीनों का अपॉइंटमेंट मिलेगा, इवन कि एक छोटे से इशू के लिए भी। और वरना फिर आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करके, जो कि बहुत हैवी उसका एक्सपेंस होता है, वो आपको करना पड़ेगा। थैंक्स टू सेंट गवर्नमेंट। यस, अगेन जहाँ देखो बहुत अच्छी बातें भी हैं जी, अच्छी बातें भी हैं, और ज़ाहिर है कि जहाँ इश्यूज़ हैं हम वहाँ भी हाईलाइट करते हैं, लेकिन अच्छी बात को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शाहीन अख्तर साहब, आकर मैं आपसे मैसेज ज़रूर लूँगी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जर्नलिज्म के हवाले से ही मौजूद आए हमारा मेनली, तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा अपने कॉलीग्स को और यंगस्टर्स को भी और सीनियर्स को भी, कि एक तो ये कि जर्नलिज्म की जो क्रेडिबिलिटी है ना, उसको वापस लाने के लिए अपना कुछ रोल प्ले करें, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करें, और सिर्फ इल्ज़ामात के हद तक नहीं रहना चाहिए। और सेकेंडली आपके वाले पॉइंट को भी आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जूनियर्स को मौका मिलना चाहिए, यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए, उनको स्पेस मिलना चाहिए, ताकि ये जो ट्रेनिंग का अमल है और इंडस्ट्री में नए लोगों के जो आने का सिलसिला है, ये रुके नहीं, बल्कि ये जारी रहे। सोशल मीडिया में आवाम के लिए एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि हर सोशल मीडिया पे रिपोर्ट करने वाला सहाफ़ी नहीं होता, इसका उन्हें फ़र्क समझना चाहिए। सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स अलग लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिज़म करते हैं, वो अलग लोग हैं। तो मोस्टली उन्हें जर्नलिस्टों से शिकायत कम होगी, बल्कि सोशल मीडिया या अपने अपने हैंडल्स पे चलाने वाले लोगों से शिकायत ज़्यादा होंगी, जो कहीं भी मोबाइल लेके, कैमरा लेके, माइक लेके कहीं भी घुस जाते हैं और जाके माइक लगा देते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, इस तरह से। तो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच शाहीन अख्तर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे आवाज़ टीवी पे आए, मॉर्निंग विद आवाज़ में आए। अगेन मैं आपको ज़रूर बुलाना चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दोबारा भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच अगेन। नाज़रीन, वटंदासी तव्हांखां इजाज़त, नई दुआ सां त जिते रहो, खुश रहो, पंहिंजो रखंदा खोड़ सारो ख़्याल। सबा अबड़ो तव्हां सां ॿीहर मिलंदी आवाज़ टीवी जे मॉर्निंग शो में। तेसिताईं रखंदा पंहिंजो खोड़ सारो ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।